अब हम किससे फॉर्मेटिंग पढ़ते हैं? IFRS 18। बस डिफरेंस यही है कि पीएनएल के फॉर्मेट में चेंज आया है। मैंने आपको पीएनएल का फॉर्मेट बहुत डिटेल्ड वर्जन में बताया है, जो आपको एसबीआर में भी काम आएगा। इन दी एग्जाम्स आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप फॉर्मेटिंग दिमाग में बैठने लगेगी। यू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस थिंग्स। ओके, आप 3 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, अपने आप सेटल्ड हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, चलो पहले तो मैं आप लोगों को बुक दिखाती हूँ। अभी तक, आज तक हमने कभी भी इंडेक्स को नहीं देखा है कि हमारा इंडेक्स कैसे फॉर्म में है, या क्या क्या चैप्टर्स है या नहीं है। ठीक है, आई आस्क अंकिता मैम कि हम या तो 1 सितंबर ऑनवर्ड्स, दो स्टूडेंट्स जो लोग बीच में मिडिल ऑफ द सेशंस ज्वाइन हुए हैं, तो उनका फिर वापस फर्स्ट चैप्टर से रीस्टार्ट करें, ताकि एटलीस्ट दिसंबर से पहले आप लोग भी अपना सिलेबस को वाइंड अप कर पाओ। मालूम पड़ा कि रिमेनिंग चैप्टर्स ही नहीं हुए हैं और दिसंबर तक वाइंड अप नहीं कर पाए। ठीक है, सो मोस्टली 1 सितंबर से हम बैच को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारा ड्यूरेशन कैसा हो जाएगा, 1.5 घंटे का। हम ये जो भी ऑनगोइंग बैच चल रही है उसको 1.5 घंटे का शिफ्ट करेंगे, जिसमें हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर विल टेक अ ब्रेक फॉर 10 to 20 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, आप लोग सेटल्ड हो जाना। देन विल रीस्टार्ट अ बैच फॉर 1.5 an hour अगेन, एंड वो बैच होगी रिलेटेड टू दी आईएएस, मतलब जो इनिशियल चैप्टर्स है जो हम लोगों के छूट गए हैं। एम आई क्लियर? सो हो सकता है थोड़े दिन हमको 3 3 घंटा बैठना पड़े, बट कंसोलिडेशन इट्स कंप्लीटली न्यूमेरिकल, कंप्लीटली, मतलब देयर इज नो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। मतलब आई नो इंटायर सिलेबस न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, बट कंसोलिडेशन समथिंग न्यू। तो क्या है, वो पढ़ने में भी मजा आएगा, तो आपको ऐसा माइंड स्ट्रॉमिंग नहीं लगेगा कि यार हम 3 घंटा बैठ रहे हैं स्टिल। बट जिस दिन अपने को लगे कि नहीं मैम बहुत ओवरबर्डन फील हो पा रहा है, मैम हम दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वी विल फिगर आउट कि हम उसको क्या कर सकते हैं। बट आई लिटरली रिक्वेस्टिंग यू कि इफ वी आर प्लानिंग फॉर अ दिसंबर अटेम्प्ट, नो, इवन दो वी आर ज्वाइनिंग सो लेट, बट वी आर प्लानिंग फॉर अ दिसंबर अटेम्प्ट, सो वी हैव टू बी हार्श विद आवर सेल्फ कि चलो यार 3 घंटा वी हैव टू समहाउ वी हैव टू मैनेज। क्लियर? सो अगर आप सिलेबस देखोगे, सो वी आर डन विद टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल, इम्पेयरमेंट, नॉन करंट एसेट्स। वी चैप्टर 6 and 7 मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अदर स्टैंडर्ड्स, फॉरेन करेंसी, रेवेन्यू, लीजेस, फाइनेंशियल एसेट्स, टैक्सेशन, अर्निंग पर शेयर, IAS 37 एंड IAS 10। मतलब जो आपका सिंगल एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करता है, याद है मैंने आपको बताया था सेक्शन सी में आपको 3 चैप्टर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज कंसोलिडेशन, सेकंड चैप्टर इज इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड चैप्टर इज सिंगल एंटिटी। मैम सिंगल एंटिटी का कोई चैप्टर है स्पेसिफिकली? नो, कोई चैप्टर नहीं है। जो आप 11th and 12th में करके आए हो उसका एडवांस्ड वर्जन है मैम। मतलब ट्रायल बैलेंस देते हैं 11th and 12th में, एक ट्रायल बैलेंसेस दे देते हैं, नीचे कुछ 3 4 5 एडजस्टमेंट्स दे देते हैं, एंड दे आस्क यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपको होगा 11th and 12th में मैम था। तो सिमिलरली सिंगल एंटिटी में भी यही होगा, वो आपको ट्रायल बैलेंसेस देंगे। आपने ये जो जितने भी एडजस्टमेंट्स पढ़े हैं अलग अलग चैप्टर्स में, टेंजिबल्स में, इनटेंजिबल में, या फिर फाइनेंशियल एसेट्स में, उनके एडजस्टमेंट्स होंगे। वो एडजस्टमेंट्स आपको P&L और बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना है बस। क्यों मैं आपको बार बार फोर्सफुली बोलती हूँ कि ये चैप्टर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये आपको सेक्शन ए और बी में तो काम आएंगे ही आएंगे, बट गलती से अगर हमारे अटेम्प्ट में सिंगल एंटिटी का क्वेश्चन बैठता है, तो सेक्शन सी में 20 मार्क्स में भी यही आएगा। तो आप समझ रहे हो, 60 + 20 80 मार्क्स आप सिर्फ इन्हीं रिमेनिंग चैप्टर से निकाल सकते हो। तो ये स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इट इज कंपलसरी कि सिंगल एंटिटी का ही क्वेश्चन बैठेगा, हो सकता है कंसोलिडेशन बैठ जाए, बट अगर सिंगल एंटिटी बैठा तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना है उसको करने के लिए? नहीं। अगर सिर्फ यही चैप्टर्स हमारे बहुत अच्छे से हो गए, तो हमको सिंगल एंटिटी पे तो एफर्ट्स करना ही नहीं है।
क्यों मैं बार बार बोलती हूँ फिंगर टिप्स पे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आप ऑब्जर्व करोगे, आप कोई भी आईएएस लो, आप रोज उसको पढ़ो, और वंस इट बिकम आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा ना, आपको उस चैप्टर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट फील होगा कि यार इसमें से कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन में आराम से पढ़ूंगा तो कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया जा सकता है। क्या बियॉन्ड कॉन्सेप्ट कुछ पूछेंगे वो, कि आपको फॉरेन एक्सचेंज में सेटल ट्रांजैक्शन एंड अनसेटल ट्रांजैक्शंस पढ़ाया था मैंने, 2 ट्रांजैक्शंस पढ़ाए, क्या वो इससे बियॉन्ड कुछ पूछेगा? नहीं पूछेगा। तो पढ़ना कैसे, वही 2 ट्रांजैक्शंस पढ़ने हैं। मतलब मैं लिटरली आज भी आपको बोल रही हूँ, मैं आपको गुस्सा करके चिढ़ के किसी भी मोड में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर चीजें फिंगर टिप्स पे ले आए तो एग्जाम में एटीट्यूड रहेगा कि तू फेल करके दिखा। आपको मालूम है, मैं आप लोगों की बैच में बोली हूँ क्या कि हम एग्जाम्स में पैनिक होते हैं? कितने बच्चे एग्जाम से डरते हैं? चाहे वो कौन सा भी पेपर हो, चाहे वो बोर्ड्स का पेपर हो, नॉर्मल क्लास टेस्ट हो, हम एग्जाम से डरते हैं। कितने लोग डरते हैं? कोई डरता ही नहीं एग्जाम से। कॉमन सेंस की बात है, एग्जाम्स फियर लेके आती ही है। वी गॉट पैनिक बिफोर द एग्जाम्स। और आपको पता है जब आप पैनिक होते हो, आप डरते हो, तो आपका ब्रेन आपकी हार्ट बीट और आपकी ब्रीथ को कंट्रोल करने के चक्कर में जो चीज आती है वो भी मेस्ड अप हो जाती है। तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन कब है? कि हम पैनिक ना हो। और एक बात सोचो, आप सांस लेते हो तो क्या पैनिक हो रहे हो क्या कि मेरे को सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही? नहीं। क्यों? नॉर्मल रूटीन में हैबिट हो गई। स्टेयरकेस चढ़ के आना है। फर्स्ट टाइम जब इस इंस्टीट्यूट को आपने सर्च किया होगा, सो जब फर्स्ट डे इधर आ रहे होंगे बात करने के लिए भी, तब थोड़ा सा मन में रहा होगा रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गूगल पे है या नहीं, पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अब रोज ऐसा थॉट आता है क्या? अब क्या होता है, लेट भी निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे रे, कैसे तैसे पहुंच जाएंगे पर पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी? तो क्यों? बिकॉज वो हमारे रूटीन में आ गया है, हमारे नेचर में इनकॉर्पोरेट हो गया है। सिमिलरली अगर आप कॉन्सेप्ट को आपके नेचर में इनकॉर्पोरेट कर लोगे, आपके रूटीन लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लोगे, तो आपको एग्जाम में डर किस बात का? और डर नहीं। देखना, बच्चे पेपर बिगाड़ते ही इसलिए क्योंकि वो पैनिक हो जाते हैं और आती हुई चीज भी गलत कर जाते हैं। ये फैक्ट है। मतलब मैं उसके सामने जीता जीता एग्जाम्पल हूं। मतलब मैं अपने फाइनल के पेपर में, ऑडिट के पेपर पेपर मिला, मैं 2 बार में ऑडिट, 2 बार ऑडिट में फेल हुई थी। पेपर मिला मुझे, और मैंने जैसे ही पेपर देखा एक और पैनिक, मैंने कहा मेरे को पेपर आता ही नहीं है, आधा घंटा हेड डाउन करूंगी, हमारे अलाउड नहीं होता आधा घंटा से पहले सीएमए से बाहर निकलना पेपर देके। मैंने कहा आधा घंटा हेड डाउन करूंगी, फिर पेपर सबमिट करके चली जाऊंगी, अपन तो फेल है, अपने से तो ना हो पाएगा। फिर मेरी फ्रेंड बैठी थी मेरे पास में, उसने बोला पैनिक क्यों हो रही है, एक बार पढ़ तो सही पेपर। मैंने कहा अपने को कुछ आ ही नहीं रहा पेपर में और यू हैव नो आइडिया। उसने बोला कि सिर्फ पढ़, मत करना आंसर्स, पढ़ तो सही। और लिटरली मुझे वो पेपर वर्ड टू वर्ड आता था, इतना वर्ड टू वर्ड आता था कि मुझे क्वेश्चन में जैसे 10 पॉइंटर्स होते हैं ना, तो मुझे ये होता था कि मेरे को 6 नंबर का पॉइंटर याद नहीं आ रहा है, मुझे इतना पेपर रटा हुआ था वो। क्या हुआ सिचुएशन, पैनिक हुई और डिसीजन पे जंप कर लिया कि मुझे नहीं देना है। और आप, यू हैव नो आइडिया, मैं उस पेपर में विथ एग्जाम्शन क्लियर हुई, जहां मुझे पेपर नहीं आ रहा था, और जहां मैं एग्जाम्शन मतलब 60+ मार्क्स के साथ क्लियर हुई। आई थिंक आई सिक्योर्ड 66 मार्क्स अराउंड इन ऑडिट, which is not easy to secure 66 marks in a theoretical paper out of 100, और जिसमें पेपर 80 या समथिंग ऐसे का ही पेपर करेक्ट। तो इट्स मीन्स दैट अगर हम पैनिक हुए तो हम सिचुएशन बिगाड़ देंगे। और पैनिक नहीं होने का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, चीजें फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। मैम उसको कैसे करें? आप रैंडमली कोई भी आईएएस खोलो, मैं ये नहीं बोल रहा मुझे टेस्ट दो, आप कोई भी आईएएस खोलो। आपको एक बात बताओ, जो मेरे नोट्स होते हैं, कैन आई से वो बहुत इजी नोट्स है? कॉम्प्लिकेटेड है क्या तो समझने में? कितना मिनट लगता होगा एक आईएएस उस नोट से पढ़ने में? एक बार चैप्टर मेरे साथ पढ़ रखा है तो हार्डली 20 मिनट्स, हार्डली। तो क्या करना है, कभी भी रैंडम सुबह उठ गए या शाम को सोने से पहले एक रूटीन बना लो कि मैं रोज एक आईएएस पढ़ूंगा। मेरे को रटना नहीं है, बट एक बार बस थ्योरेटिकल रिवीजन करके बंद कर दो। मैं ये नहीं बोल रही आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो उस पे, मैं ये नहीं बोल रही, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आ गया ना, तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आपको सिर्फ उसका डेटा लिखना है, और आपको क्या चाहिए आपका माइंड अपने आप बताने लग गया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है। एम आई क्लियर? देखो, फिर आज हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे। देन कंसोलिडेशन, चैप्टर नंबर 17 इज कंसोलिडेशन, चैप्टर नंबर 18 इज कंसोलिडेशन, चैप्टर नंबर 19 इज कंसोलिडेशन, चैप्टर नंबर 20, 21 ये सब कंसोलिडेशन से रिलेटेड है। अब सोचो, इतने सारे चैप्टर्स मिलके 20 मार्क्स कवर करते हैं, और उसमें भी कंपलसरी नहीं है कि पेपर में कंसोलिडेशन बैठेगा या नहीं बैठेगा।
जर्नली बैठता है कंसोलिडेशन, पर इस बार सिंगल एंटिटी बैठा था, तो पेपर में कुछ भी आ सकता है। कंसोलिडेशन आपको एक चैप्टर पढ़ोगे फिर सब लिंकेजेस, सब सिमिलर 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 कॉन्सेप्ट पे चलते, एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है और फिर बस उसको पीएनएल पे अप्लाई करना है, डिस्पोजल्स पे अप्लाई करना है, एसोसिएट्स पे अप्लाई करना है। क्लियर? सो इट हार्डली टेक 50 में अराउंड, मैं बता रही हूँ, मुझे सितंबर लगभग पूरा कंसोलिडेशन को कवर करने में लगेगा, सिर्फ कंसोलिडेशन को। इट्स नॉट दैट मच इजी बट नॉट दैट मच डिफिकल्ट, वंस वी अंडरस्टूड। नया चीज है, टाइम लगेगा, बट 3 दिन में फेमिलियर हो जाओगे चीजों से। ठीक है, और एक लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन, बस। तो लगभग विल टारगेटेड कि हम दिवाली से पहले अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर तक अपना सिलेबस वाइंड अप कर दें। मैं बोल रही हूँ टेंटेटिवली कि 1 महीना लगेगा कंसोलिडेशन में, लगभग नहीं लगेगा, चलो 25 दिन में मान लो, पर अपन टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम अच्छी प्रैक्टिस के साथ कंसोलिडेशन कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और 1-2 क्वेश्चंस कर लिए। आई रियली वांटेड यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस, मतलब एज मेनी एज वी कैन, अराउंड 20 क्वेश्चंस तो हम एटलीस्ट क्लास में सॉल्व करें साथ में। एम आई क्लियर? यस मैम। ओके, चल, कैश फ्लो पढ़ा? यस मैम। पहले एक काम करते हैं, आईएएस 37 एंड आईएएस 10 ऑलमोस्ट लोगों ने किया। अल्फेज आपने क्वेश्चन पूछा था, आपको वो समझ में आया क्या हुआ? अच्छा, हाँ, इन्वायरमेंटल नहीं, कल किसने, अभिषेक ने भेजा था क्वेश्चन, आ गया समझ में वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? 2004, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या था? 31 मार्च 2005। तो कहाँ से शुरू हुआ होगा? अप्रैल 2004 से? कब से शुरू हुआ होगा? अप्रैल 2004 से। और सिचुएशन इनकर्ड कब हुई थी? 31 दिसंबर 2004। यस, आप बड़ो क्वेश्चन, आपका उसने ईयर एंड दे रखा है 31 मार्च 2005, तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2004 से। और सिचुएशन इनकर्ड कब हुई थी? 31 दिसंबर 2004 को। तो इज दिस एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग है ना, आंसर क्या है? आया समझ में? यस एवरीवन, कि ये आईएएस 10 और आईएएस 37 के क्वेश्चंस। यस तनिष्का, बोलो कौन सा क्वेश्चन? Criminals make the provisions what liabilities will be shown in statement of financial. Is this okay? Prominal's financial statement for the year ended 30th September 2008. So what is my financial year? Can I say 1st October 2007 to 30th September 2008? Were authorized for issue if its directors on 6th November 2008. ठीक है, 6 नवंबर मतलब 30 सितंबर से लेके 6 नवंबर तक। कैन आई से आईएएस 10 इज एप्लीकेबल इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि हम कब से कब तक लेते हैं? फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट टिल डेट ऑफ ऑथराइजेशन। उसके बाद एजीएम कब हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, उससे हमें मैटर करता है क्या? इसमें बोला है द एनुअल जनरल मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 6 सितंबर 2006 दिसंबर 2008। क्या फर्क पड़ता है? ऑन 1 अक्टूबर 2007 Prominence acquired oil platform at a cost of 30 million। ठीक है, 30 मिलियन का उसने कोई ऑयल का प्लेटफॉर्म लिया, मतलब हो सकता है जहां से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करता होगा, जैसे दुबई में ऑयल रिंग्स होती हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्शन, उसने वो एक्सट्रैक्शन का एक प्लेटफॉर्म लिया। कितने का? 30 मिलियन का। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द प्लेटफॉर्म एट द एंड ऑफ एसेट्स लाइफ ऑन 30 सितंबर 2007, मतलब 1 साल बाद, 1 साल बाद की बात कर रहा है क्या ये?
10 साल बाद की। क्यों? दिस इज 1 अक्टूबर 2007 एंड दिस इज 30 सितंबर 2017। एक्स एंड वाई, आप x को 1 लोगे तो आपको y को 2 लेना पड़ेगा, x को 0 लोगे तो y को क्या लेना पड़ेगा? 1। क्लियर है? तो 1 अक्टूबर 2007, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने साल हुए? 10 इयर्स। ठीक है, वापस करो, करो। ठीक है, विल बी 15 मिलियन, मतलब 10 साल बाद आप जो उस ऑयल रिंग्स या ऑयल प्लेटफॉर्म को डिसमेंटल करोगे, उसका कॉस्ट कितना लगेगा? कैन आई से फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट है। तो हमको क्या सिखाया है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिखाया है मैंने, ये आपका भी काम करेगा, है ना? 15 मिलियन, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 in 10 years using the cost of capital 8%, 0.46। इसका मीनिंग नहीं समझ में आया था क्या? देखो, 1 in 10 years cost of capital is 8%, you need to calculate the present value। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर एन, ऐसा होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर एन इज ऑल्सो द सेम। अब मेरे पास 1 है 0.08 रेट है, क्योंकि 8% है तो 0.08 होगा क्या? यस और नो? और यहाँ पे 10, आपको ये छोड़ दो, अब इसको करो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 और उसको 10 बार इक्वल टू करो। अपने क्लास के आधे बच्चे कहाँ चले जाते हैं? वो एक और जो नया बच्चा आया था ना, उनको नाम ही भूल। हम बच्चा बोलोगे क्या? बच्चा नहीं। 0.46 करो, 1 डिवाइडेड 1.08 और कितनी बार इक्वल टू करोगे? करो, है ना? करो। प्रफुल्ल कर लिया 0.46। तो इट्स मीन्स दैट या तो आप निकालो, उसने फैक्टर डायरेक्ट निकाल के दे दिया 0.46, बोले यू नॉट नीड टू कैलकुलेट, आपको दे रखा है। तो व्हाट यू हैव टू डू, कैन आई से आपको ये वैल्यू दे रखी है और मेरे को फ्यूचर वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 0.46 करूंगी तो कैन आई से मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी? यस और नो? क्या? क्योंकि आपको 15 मिलियन ही फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट है ना, तो 15 मिलियन को ही तो करेंगे, आपको 15 मिलियन की तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। आपने 15 मिलियन मल्टीप्लाई ही कहाँ किया था? आपने सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.08 किया। तो मैं आपको सिर्फ सिखाना ये चाह रही थी, समटाइम्स वो आपको रेट देगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के इक्वल्स टू करके वैल्यू निकाल लेना। समटाइम्स दे गिव यू फैक्टर, उसने अपने आप ही फैक्टर दे दिया 0.46, तो क्या आपको फैक्टर निकालने की जरूरत है? नहीं। तो आप क्या करोगे? आपकी फ्यूचर की वैल्यू को उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी। डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल टू 10 बार, तो भी आपका यही आंसर आता। क्लियर? अब यहां उसने क्लियरली फैक्टर दे रखा है, सो आपका एक काम इजी हो गया। सो आपको प्रेजेंट वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है। कितनी आई? कितनी आई? 1669, बस 5 टाइम 0, तो कैन आई से 6900 सिंपल टर्म्स में। देखो, अब ये आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, ये फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट है। क्या वो फ्यूचर का खर्चा है? उसी दिन का है। हमारा मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस शुड बी मैच विथ रेवेन्यू। ठीक है, आप इससे रेवेन्यू 10 साल में कमा रहे हो, तो ये खर्चा भी पीएनएल में कितने सालों में जाएगा? 10 साल में। तो आप क्या करते हो? इसको एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हो। तो आप क्या करते हो? डेबिट करते हो डिसमेंटलिंग कॉस्ट, या डेबिट कर दोगे एसेट। क्या करोगे? डेबिट कर दोगे एसेट। ठीक है, और क्रेडिट क्या कर दोगे?
डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रोविजन, इन्वायरमेंटल प्रोविजन, इट्स अप टू यू। ठीक है, कितने का किया? 6900, 6900। आपने एसेट कितने का रिकॉर्ड किया था? ऑल प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड किया था एक एसेट 30 मिलियन का। तो मैम 30 मिलियन तो ये, और 6900 क्या? ये भी एसेट की वैल्यू में ऐड किया है ना, तो अब आपके एसेट्स का वैल्यू कितना हो गया? 36,900 हो गया। इट्स मीन्स आप 36,900 को डेप्रीशिएट करोगे कितने सालों में? 10 सालों, 10th ईयर में। ठीक है, ये समझ में आया सबको? तो हर साल पीएनएल में एक डेप्रीसिएशन जाएगा, 36,900 डिवाइडेड बाय 10। यहां तक सेटल्ड? यस मैम। मैम पर बात ही आती है, आपने प्रोविजन कितने का बनाया? लॉजिकली तो 15 मिलियन पे करना है 10 साल बाद। आपको नहीं लग रहा कि जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो मेरे को तो पे 15 मिलियन करना है, और मैंने लाइबिलिटी कितने की खड़ी करी? 6900 की। डू यू थिंक आपने जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो आपने इंटरेस्ट हटा दिया होगा, तभी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, वो इन्फ्लेशन हटा दिया? अब क्या करोगे? हर साल इन्फ्लेशन ऐड करते जाओगे, जिसको हम अकाउंटिंग टर्म्स में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। क्लियर? सो मैम हर साल हम डेबिट करेंगे पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट, एक खर्चा बुक करेंगे, और बढ़ाएंगे क्या उसके अगेंस्ट में? आपका डिसमेंटलिंग प्रोविजन। तो प्रोविजन बढ़ता जाएगा, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ 10 years यू विल रिसीव द प्रोविजन ऑफ 15,000, 15 मिलियंस। क्लियर? और डेबिट क्या क्रेडिट क्या कर देंगे? डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो कैन आई से 6 कितना? 8% है ना, तो 6900 का 8% निकलेगा, कितना आया? 552 का प्रोविजन बनेगा, और यही आपका डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन हो जाएगा। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 6900 का तो ओपनिंग प्रोविजन था, और ये आपने बनाया नया और उसको बढ़ाया, 552 ऐड कर देंगे। एम आई क्लियर? अगर आप क्वेश्चन पढ़ो, मेक्स द प्रोविजन व्हाट द लाइबिलिटी विल बी शोज, तो आपका प्रोविजन कितने का बना? कैन आई से 6900 प्लस इंटरेस्ट का कंपोनेंट 552? यस और नो? आया समझ में दर्शिता? यस मैम। एनीथिंग एल्स? 123 सेल्फ डाउट, सेम डाउट, मुझे लगा सेल्फ डाउट, मैंने कहा यार वाह यार। 123। इवन दो अभी तो हम आईएएस 37 एंड आईएएस 10 के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको किसी और चैप्टर के भी क्वेश्चंस में डाउट हो, या फिर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा हो ना, यू कैन आस्क मी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको कैश फ्लो आज ही करना है। मेरा इंटेंशन ये है कि आप बस पढ़ो, पढ़ के आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है ना, माइनर सा भी डाउट आ रहा है, सो प्लीज डोंट कैरी योर डाउट विथ योर सेल्फ, आप मेरे तक पास ऑन करो। मेरे को लगेगा क्लास में एक्सप्लेन करना वर्थ है तो आई विल डेफिनेटली डू इट, नहीं तो सेशन के बाद बैठ के समझाऊंगी, पर समझना बहुत जरूरी है। एम आई क्लियर? 123। कौन सा वाला क्वेश्चन है? अब वो डिपेंड करता है। आप एक बात सोचो, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर इज माई फाइनेंशियल ईयर। आपके यहाँ फायर लगी थी 1 अक्टूबर को, तभी इंश्योरेंस से डिस्कशन चल रहा है, तो बैलेंस शीट डेट पे या तो आपने कॉन्टिंजेंट एसेट्स रिकॉर्ड किया होगा, या तो इग्नोर कर दिया होगा, कुछ तो किया ही होगा। उसका फाइनल कंफर्मेशन मिल गया आपको 31 जनवरी को, तो क्या बैलेंस शीट डेट पे सिचुएशन एग्जिस्टेंस में थी? थी ना यार। फायर कब लगी? 1 अक्टूबर को। बैलेंस शीट डेट पे वो फायर का एग्जिस्टेंस था या नहीं? मैम धुआं नहीं निकल रहा था, अरे कुछ तो बनाया होगा कॉन्टिंजेंट एसेट्स, या कुछ तो इग्नोर भी किया होगा, तो भी एग्जिस्टेंस तो था, तभी तो इग्नोर किया, कुछ तो था। तो मैम इट्स गिव द एडिशनल एविडेंस ऑफ सिचुएशन एग्जिस्टेंस ऑन अ बैलेंस शीट डेट, बट फायर लगी ही 31 दिसंबर के बाद, तो क्या बैलेंस शीट डेट पे कुछ भी इग्नोर, एसेट्स, लाइबिलिटी कुछ भी था? जब था ही नहीं तो उस साल की रिलेटेड है ही नहीं, और उस साल से रिलेटेड नहीं है तो उस साल में अकाउंटिंग नहीं करेंगे। ठीक है? वन थ्योरेटिकल होगा तो जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता होगा। ये अरे कौन सी एग्जाम किट से करते हो यार? लेटेस्ट वाली क्या? यार मैंने इतनी बार अपनी बुक में ले ली, वो लेटेस्ट एग्जाम किट दिखती ही नहीं है।
ये 25-26 वाली कर रहे हो क्या? कौन सी लेटेस्ट है? एक बार वापस ग्रुप में भेजोगे क्या? वन 123 ना? ये है क्या? अरे रे रे, एपी हैज द फॉलोइंग टू लीगल क्लेम्स आउटस्टैंडिंग। ये जो बात समझ में नहीं आ रही, इज मोस्ट लाइकली देन नॉट दैट अमाउंट क्लेम विल हैव टू बी पेड, है ना? मेरे को भी स्टिल मेरे को भी कंफ्यूजन है, इसके लिए इंग्लिश अच्छी होना जरूरी है बहुत। चल, AB has the following two legal claims outstanding. A legal action claiming compensation of $500,000 filed against AP in a March 2004. वापस क्वेश्चन सब पढ़ो। पढ़ा? बन गया था? रॉन्ग आंसर आया था। यस एवरीवन, इसको ना यहां से पढ़ा करो। इट इज मोर लाइकली देन नॉट दैट अमाउंट क्लेम विल हैव टू बी पेड। अब इसको तोड़ दो दो भागों में। क्या हुआ? इट इज मोर लाइकली देन नॉट, आपको नहीं पे करना पड़ेगा, क्लेम विल हैव टू बी पेड। अब आ जाएगा, ठीक है? बोलो। वो थोड़ा सा घुमाते हैं चीजें। इसी का ये क्या? 128, पहले 120, दिस वन 128। 128। 1 अक्टूबर 2005। अरे रे रे, ये तो वही क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल प्रोविजन का, बहुत आराम से पढ़ो, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर बहुत देखो, एग्जामिनर विल प्ले विद द डेट्स, डेफिनेटली वो डेट से खेलेगा। जैसे अभी हमारे क्वेश्चन में था 1 अक्टूबर 2007, और वहां पे वाई करके 7 कर लिया, तो कोई दिमाग ही नहीं लगाएगा, अच्छा 10 साल हो गए। हम क्या करते हैं, 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कर देते हैं। समझ रहे? तो आपको एग्जाम्स में डेट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। 1 अक्टूबर 2003, explorer commenced drilling for oil in an undersea oil field, ठीक है? द एक्सट्रैक्शन ऑयल कॉजेज डैमेज टू द सी बेड विच इज अ रिस्टोरेटिव कॉस्ट। मतलब वही सेम इन्वायरमेंटल प्रोविजन, और कैन आई से डिसमेंटलिंग कॉस्ट, यस और नो? इग्नोर डिस्काउंटिंग, उसने बोला है कि जो फ्यूचर में लगेगी ना कॉस्ट, उसकी डिस्काउंटिंग को आप इग्नोर कर दो। इट्स मींस टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट दैट मच मटेरियल और सिग्निफिकेंट। क्लियर? क्या डिस्काउंट करोगे? नहीं। 10,000 पर मिलियन बैरल ऑफ ऑयल एक्सट्रैक्टेड, मतलब पर मिलियन कितना लगेगा? $10,000. Explorer extracted 250 million barrels of oils in the year ended 30th September 2004. ईयर एंड तक कितना निकाला? तो कैन आई से 250 इंटू 10,000 इज माई डिसमेंटलिंग कॉस्ट। क्या हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे? मैम नो नीड। कैन आई से डिसमेंटलिंग कॉस्ट इतनी हुई मेरी, यस और नो? Explorer is also required to dismantle the drilling equipment at the end of its 5-year license. मतलब जो आपको लाइसेंस मिला है वो कितने सालों का है? 5 सालों का है। और आफ्टर 5 years you have to dismantle all your machines which is settled there. ठीक है? That has estimated cost of 30 million on 30th September 2008. मतलब 5 साल बाद कितना लगेगा? मैम इसमें बोला कि इग्नोर डिस्काउंटिंग,
बोला क्या? सो कैन आई से you need to calculate present value, yes or no? Explorer cost of capital is 8% per annum and has a present value of 0.68 cent. उसने अपने को प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर निकाल के दे दिया है। मैम ये तो 68 सेंट है। मैंने आपको याद है ईपीएस में सिखाया था, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द डॉलर्स डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.68 और करके देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.08 आपका है प्रेजेंट वैल्यू, और उसको करो 5 बार इक्वल टू आपका 0.68 ही आएगा। बताओ क्या आया? अरे प्रेजेंट वैल्यू क्या ही 0.68, अभी तो हाँ बोले कि 0.68 आया। कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 30, तो 30,000 करना। 30 मिलियन है, हम थाउजेंड्स में चलेंगे, तो 30,000 से मल्टीप्लाई करो। 2041 बस। क्या आया? आप 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.68 करेंगे तो इतना कुछ नहीं आएगा। 20,400, दिस इज द आंसर, यस और नो? यस मैम। मैंने बोला था कि जब भी हम डिसमेंटलिंग प्रोविजंस या इन्वायरमेंटल प्रोविजंस बनाते हैं, वी शुड ऐड दैट अमाउंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आप एसेट्स की वैल्यू में रिकॉर्ड करते हो, तो अगर मैं बोलूं 1 अक्टूबर 2003 को आपका एसेट्स कितने का रिकॉर्ड हुआ, कैन आई से 2,500, तो ये प्लस 2,400 कितना आया टोटल? 22,900। इस वैल्यू का एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए, एंड दैट एसेट शुड बी डेप्रिशिएटेड फॉर 5 years, yes or no? What is the total provision extract plus dismantling which Explorer would report in a statement of financial position at 30th September 2004 in respect of oil operation? कितने अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए? ऑप्शन सी, यू एवरीवन इज रॉन्ग। आप एक बात सोचो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है? अब ये ध्यान रखना, आपको जितने भी ऑप्शंस दिए जाएंगे आपके सारे आंसर्स निकलेंगे। मैं आपको ये चारों के चारों आंसर्स निकाल के बता सकती हूँ, चारों के चारों, ठीक है? तो इतना कॉन्फिडेंटली टिक मत करके आना। एक बात सोचो, 1 2 3 4 5, ठीक है? हमारा ईयर एंड है यहाँ पे, और हम 1 अक्टूबर, हम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे खड़े हैं। तो एक ने तो बोल दिया है कि आपको वो नहीं करना है डिस्काउंटिंग, पर एक ने तो डिस्काउंटिंग कराई है ना, तो डू यू थिंक उस पे 1 साल का इंटरेस्ट भी ऐड होगा, यस और नो? किया क्या इंटरेस्ट ऐड? उसने कब का पूछा था कि प्रोविजन का कितना अमाउंट, कब का? 30 सितंबर 2004 का पूछा है, मतलब उस साल के ईयर एंड का पूछा है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 year। तो क्या हुआ मैम, 2,400 का कितना परसेंट, कितना लगा? 1,632। तो कैन आई से 2,500 का तो पुराना प्रोविजन, 20,400 का हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी वो, प्लस अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट 1,632। अब बताओ आपका आंसर क्या है? तो आंसर एक बी, सी की जगह कौन सा हो गया? बी हो गया। बात समझ में आई? एग्जामिनर ऐसे खेलेगा, वो डेट्स के साथ खेलेगा, तो आपको हमेशा अपना माइंड क्या रखना पड़ेगा? प्रेजेंट रखना पड़ेगा। और वो पता है कैसे होगा? मैं अगर ये टाइमलाइन बना के करवाती ना आपको क्वेश्चन, तो शायद आप एक बार में ही बोल देते कि मैम यहाँ का निकालना तो 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा। मैंने था क्यों टाइमलाइन नहीं बनी, ताकि आपको रियलाइज हो कि अगर हम एग्जाम में टाइमलाइन बना लेंगे तो हमारी गलती होने की चांसेस 0 हो जाती है। क्यों? बिकॉज हमको पता है हम 0 ईयर पे खड़े और हमको ईयर एंड का चाहिए, तो मैम 1 साल का इंटरेस्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, यस और नो? बात समझ में आई? तो आपको एग्जाम्स में टाइमलाइन बनाना बहुत 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 जरूरी है। एम आई क्लियर? हाँ, हमें जैसे कि अपन एसेट की वैल्यू में ऐड कर देते हैं प्रोविजन का अमाउंट भी, तो फिर हम जो अमाउंट ऐड करा हुआ आता है उस पे हम निकालते हैं लिस्ट। तो यहाँ पे तो हमने 4 डिजिट में निकाला।
देखो, हम जितना भी प्रोविजंस बनाते हैं हम एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर देते हैं, उसके बाद उस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। आपने एसेट की डेबिट एसेट और क्रेडिट क्या क्या डिसमेंटलिंग प्रोविजन, जो भी आप इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकालते हो वो किस पे निकालते हो, क्रेडिट वाले अमाउंट पे, डिसमेंटलिंग प्रोविजन। एसेट एक बार ऐड हो गई, अब वो बस डेप्रीशिएट होगी रिस्पेक्टिव 10 ईयर्स में या 5 ईयर्स में, ठीक है, पहली बात। दूसरी, आप बोल रहे हो कि 2040 पे ही क्यों निकाला, 2500 पे क्यों नहीं निकाला। आपने 2500 पे, उसने क्लियरली बोला है इग्नोर डिस्काउंटिंग, क्या आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और जब प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली तो उस पर इंटरेस्ट क्यों ऐड करोगे। जब आपने इंटरेस्ट को एलिमिनेट ही नहीं किया तो ऐड कैसे करेंगे। उसने क्लियर, उसने दो दे रखे, दो प्रोविजंस, एक नॉर्मल प्रोविजन डिसमेंटलिंग वाला ये वाला, और एक मशीन्स की डिसमेंटलिंग। तो ये जो वाला प्रोविजन है इस पे उसने बोला है कि नॉट नीड टू डिस्काउंटिंग, तो आपने नहीं किया डिस्काउंट, तो एज इट इज वैल्यू पे प्रोविजन क्रिएटेड है, क्योंकि आपको 2500 ही पे करना है और आपने 2500 का ही प्रोविजन करा किया है, तो आप क्या इंटरेस्ट ऐड करके कहां जाओगे। बट आपने 2040 की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, क्योंकि पे कितना करना है, 30 मिलियन, और आपने आज 2040 पे प्रोविजन रिकॉर्ड किया है, तो आपको उसको 30 मिलियन तक लेके जाना है, इसलिए हर साल इस पे अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट करोगे। समझ में आया। यस। क्वेश्चन नंबर 128, 131. In a review of its provision for the year ended 31st March 2005, Cumula Assistant Accountant suggests the following accounting treatment. Provision for 1/3 of the cost of replacing an oven lining, which requires replacing of every 3 years for technical reasons and was last replaced on 1st April 2003. आप मुझे बताओ क्या इस पे प्रोविजन बनना चाहिए या नहीं। मैम इस पे प्रोविजन नहीं बनना चाहिए। याद है फ्यूचर ऑपरेटिंग रिपेयर्स, ये तो फ्यूचर ऑपरेटिंग रिपेयर्स है, मैंने बेच दी तो वो, ये मेरे हाथ में है क्या, मेरी गाड़ी खराब हो रही है, ठीक है, हर 6 महीने में, हर 6 साल में उसको रिपेयर करना, 5 साल में ही बेच दी, क्या प्रोविजन की जरूरत है। सो मैम इस पे वी नॉट नीड टू, दिस इज रॉन्ग, वी नॉट नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑन दिस। The partial reversal on a credit to the statement of profit and loss of the accumulated depreciation provision because the estimated of remaining useful life increased by 3 years. एक बात बताओ, मैंने आपको जब भी हमने IAS 16 पढ़ा था, मैंने बोला था हम एसेट्स को डेप्रीशिएट करते हैं, लाइफ चेंज होती है कुछ भी, तो मैंने आपको बोला था ना कि हम पुरानी यादें पूरी खत्म कर देते हैं, हमको पुराने से लेना देना ही नहीं है, तो क्या हम उसको रिवर्सल कुछ करते हैं क्या। हमारे पास एक नई कॉस्ट होती है और एक नई लाइफ होती है, हम कभी भी एसिड्स को रीवैल्यू करें या उसकी यूजफुल लाइफ को चेंज करें, उसका रेसिडुअल वैल्यू को चेंज करें, हम पुराना नहीं जाते, पुराना कुछ भी इंपैक्ट नहीं देते, नई कॉस्ट है, नई लाइफ है, रिस्पेक्टिव ईयर्स में डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उस एसिड से पुराना कुछ भी लेना देना नहीं होता, तो क्या सेकंड पे प्रोविजन बनेगा। मैम गलत है, यस और नो। अब एक ही बचा है तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही सही। प्रोवाइडिंग 1 मिलियन फॉर डेफर्ड टैक्स एंड 25% रिलेट, अब ये देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता रही थी, हर बार नहीं बोल रही थी कि जब भी रीवैल्यूएशन गेन होगा, आपका इंटेंशन उस एसेट्स को बेचने का हो या ना हो, आपको डेफर्ड टैक्स का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। याद है मैंने आपको समझाया था कि मैंने एसेट्स बेच दी तो वो टेम्पररी डिफरेंस है, पर अगर मैंने एसेट्स नहीं बेची तो ये परमानेंट डिफरेंस है। हमने परमानेंट डिफरेंस में डीटीएल क्रिएट करना सीखा क्या, नहीं सीखा था, पर मैंने आपको क्लियरली बोला था इन केस ऑफ एसेट और अगर रीवैल्यूएशन गेन है, यू हैव टू क्रिएट डिफर्ड टैक्स प्रोविजन इरिस्पेक्टिव आपका इंटेंशन उसको बेचने का है या नहीं। क्या ये बात याद आ रही है या नहीं। Providing 1 million for deferred tax, 4 million revaluation property during March 2005, even though Cumula has no intention to selling the property in the near future. Even उसका intention नहीं भी होगा, तब भी deferred tax का provision बनेगा, yes or no? So, which of the above suggested treatment of provision is permitted by the IFRS standard? So, can I say the answer is third, और third का होगा D. Yes or no? Logically better है? Yes, ma'am. Anything else? Target is preparing a financial statement for the year ended 30th September 2007.
Target is facing number of legal claims from its customer with regards to a faulty product sold. ठीक है, number of claims है उसके against में. The total amount of being claimed is 3.5 million. जो मेरे पास सारे claimed है. अब ये पता है बहुत बच्चे गलत करते हैं. ठीक है, आपके ऊपर कितने का claimed है? 3.5 मिलियन का क्लेम्ड है, सामने वाले क्लेम कर रहे हैं. एंड टारगेट लॉयर सेज दैट कस्टमर हैव 80% ऑफ चांस बीइंग सक्सेसफुल. क्या बताया उसने? उसने ये नहीं बोला कि 80% लोगों को देना है, उसने प्रोबेबिलिटी बताई कि सामने वाले की जीतने की चांसेस 80% है, मतलब आपके पास से पैसा जाने की चांसेस 80% है. सो व्हाट यू हैव टू क्रिएट? प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा मैम. प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा. एट व्हाट अमाउंट? क्योंकि 80% उसने ये नहीं बोला कि 80% लोगों को देना है, 80% प्रोबेबिलिटी बताई है, तो प्रोविजन तो 3.5 पे क्रिएट होएगा. क्यों? क्योंकि 80% चांसेस है. एम आई क्लियर? बच्चे 3.5 का 80% करके प्रोविजन लिख के आते हैं. समझ में आया? एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आए तो आप ये बहुत ध्यान रखना कि प्रोविजन क्रिएट होगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट होगी, इग्नोर करोगे, क्या करोगे? क्लियर? रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन कब बनता है? दोनों चीजें नीड टू बी फुलफिल साइमल्टेनियसली. ऐसा नहीं फॉर्मल प्लान बना दिया हो और इन्फॉर्म नहीं किया हो. कम्युनिकेट करना भी जरूरी है, फॉर्मल प्लान भी होगा. वंस दे कम्युनिकेटेड, आप क्या करोगे? आप प्रोविजन बनाओगे. तो एट व्हाट वैल्यू वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोविजंस? मैम, रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से होने वाली, बंद होने की वजह से, ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटी. जैसे मैंने अपने एम्प्लॉयज को रिट्रेन किया, क्या प्रोविजन बनेगा? मतलब मेरे 3 यूनिट सी ए बी सी, मैंने सी वाइंड अप की और सी के सारे एम्प्लॉइज को ए में ट्रांसफर किया. ऑब्वियसली दोनों बोथ बिजनेसेस आर डिफरेंट. तो मैंने सी वाले एम्प्लॉइज को रिट्रेन किया, उनको वापस ट्रेनिंग दी. तो क्या जो खर्चा हो रहा है उस पर प्रोविजन बनेगा? नहीं. क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज इन ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटी की वजह से उनको रिट्रेन कर रही हूं, इसलिए नहीं बनेगा. बट मैंने अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन दिया बिकॉज बिना प्रायर नोटिस से मैंने उनको रिमूव किया. क्या करोगे? प्रोविजन बनेगा? यस मैम. तो मैम दिस कॉस्ट मस्ट बी कॉल्ड रेजिडेंसी कॉस्ट. मतलब बंद करने की वजह से आप कंपनसेशन चुकाते हो, रेंटल्स एक्स्ट्रा. अब मैंने प्रॉपर्टी रेंटल थी, अब मैं एडवांस में या बिना, मतलब मेरा नोटिस पीरियड दिए बिना या फिर जो पूरा रेंटल पीरियड कवर करे बिना, मैं अपना रेंटल प्रीमाइसेस छोड़ रही हूँ, मिडिल ऑफ द सिचुएशन छोड़ रही हूँ. सो कैन आई से आई हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट टू माय लैंडलॉर्ड फॉर दिस? So that amount paid for to closing that business, we need to create a restructuring provision. Am I clear? हमेशा ध्यान रखना, स्टाफ को रिट्रेन करने के लिए कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं किया जाता है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द ऑन गोइंग बिजनेस एक्टिविटी. डन? बोलो. 133. हम ही क्लास में हूँ. हेलो, फोन लगा के पढ़ो, क्वेश्चंस पढ़ो. Fambug's own a number of offices in a country Y and is the process of finishing its financial statement for the year ended 31st December 2004. In December 2004, Country Y announced the changes to the health and safety regulations, meaning that Fabug air conditioning unit will have to be replaced by 30 June 2005. Can I say this? अगले साल तक 13 जून को करना है, मैं नहीं करूं तो कुछ नया रूल्स आ गया तो क्या मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है इससे? व्हाट यू थिंक? आप जैसे मैंने नहीं बोला गवर्नमेंट्स के रेगुलेशंस आते, वी नॉट नीड टू बी इनकॉर्पोरेट, नॉट कंसिडर एज अ प्रोविजन, बिकॉज वो तो हर थोड़े दिन में चेंज ला देंगे. तो क्या हर बार हम एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स में बताया था? तो सिमिलरली इन्होंने एयर कंडीशनिंग यूनिट को चेंज करने को बोला. मैं नहीं करूँ तो, मैं एयर कंडीशनर ही चेंज कर दूं तो? उन्होंने आपको बोला ना कि आप सेफ्टी रेगुलेशंस की वजह से आपको एयर कंडीशनिंग यूनिट्स को रिप्लेस करना है. मुझे उसका कुछ अल्टरनेटिव मिल गया तो, गवर्नमेंट्स के लॉस कुछ चेंज हो गए तो गवर्नमेंट लाती कुछ है, 10 दिन बाद फिर चेंज कर देती. आया था ना प्लास्टिक बैग्स बैन करने का, अभी फिर चलने लगे प्लास्टिक बैग्स. मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूँ. This is estimated to the cost $500,000. Fambug has a history of compliances with the regulations intended to the work by June 2005. उसका intention भी है complete करने का. But ma'am, it is not a present obligation. It's not a present obligation. Is this present obligation क्या?
नो मैम, रियल एस्टिमेट ऑब्वियसली $500,000 तो रियल एस्टिमेट तो बना पा रहे हैं, यस मैम। प्रोबेबल है आउटफ्लो, वो खुद करना ही चाह रहा है, उसने खुद ही बोला मैं करूंगा ही सही, तो आउटफ्लो भी प्रोबेबल है। बट मैम प्रोविजन इसलिए क्रिएट नहीं हो सकता बिकॉज इट्स नॉट अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आज मेरी ऑब्लिगेशन नहीं है। जब जाएगा तब पीएनएल में खर्चा बुक कर दूंगा या फिर जो भी करना होगा करूंगा, पर आज रिकॉर्ड नहीं करूंगा एज अ प्रोविजन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। एम आई क्लियर एवरीवन? बोलो। हर बात सही लगती है ना मैम, कुछ भी बोले आप बोल रहे होंगे तो कुछ तो सही ही होगा। काउंटर किया करो, इतना इजी नहीं है। बोलो। 127, ये वही क्वेश्चन है जो मैं अभी समझा रही थी ना आप लोगों को। रेजिडेंसी कॉस्ट ही कैपिटलाइज होगी रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन। अब पढ़ो, अब आराम से आंसर आएगा। एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन। क्या है आंसर? ABC has a year ended 31st December 2004. On 15th December 2004, year end se pehle, the direct publicly announced their decisions to close the operating unit and make a number of employees redundant. Redundant मतलब unemployed, उनको निकाल दिया जा रहा है। Some of the employees currently working in the units will be transferred to the another operating unit. जो उनको लगता है कि यार अच्छे लोग हैं, अच्छे employees हैं, उनको हम दूसरी ABC यूनिट में ट्रांसफर कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज को हम निकाल देंगे। ऑब्वियसली कम्युनिकेट कर दिया है तो ऑब्वियसली फॉर्मल प्लान हाथ में होगा तभी कम्युनिकेशन हुआ है। फॉर्मल प्लान और कम्युनिकेट नहीं हुआ तो वो हो सकता है, बट कम्युनिकेट कर दिया तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव अ फॉर्मल प्लान इन देयर हैंड। ठीक है, सो मैम रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोविजन बनेगा बिकॉज ईयर एंड से पहले दोनों चीजें कर दी गई है। अब बात आती है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन किस पे बनाएंगे। मैंने बहुत क्लियरली बोला था रीस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन जो भी रेडिडेंट बंद होने की वजह से उस पे लगेगा। रेस्ट रीट्रेन कर रहे हो, रीलोकेट कर रहे हो अपना स्टाफ, तो उसमें प्रोविजन नहीं बनेगा। रेडिडेंसी कॉस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, एम्प्लॉइज को पहले जल्दी निकालने की वजह से आप उनको कंपनसेशन देते हो, सो कैन आई से इस पे प्रोविजन बनेगा? यस। लीज टर्मिनेशन कॉस्ट, आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली थी, उसको मिडिल ऑफ द ईयर आप टर्मिनेट करो, तो डू यू थिंक यू हैव टू पे द टर्मिनेशन पेनल्टी और अ कॉस्ट? तो मैम 200 पे प्रोविजन बनेगा, यस और नो? रीलोकेशन ऑफ कंटिन्यू एम्प्लॉय टू द न्यू लोकेशन, क्या इस पे बनेगा? आपने आपके एम्प्लॉयज को इधर से उधर ट्रांसफर किया है, बट मैम जो ट्रांसफर किया है वो तो ऑनगोइंग बिजनेस एक्टिविटी के लिए किया है, तो क्या इस पे प्रोविजन बनेगा? मैम नहीं बनेगा। रीट्रेनिंग ऑफ कंटिन्यू एम्प्लॉय, जो हमारे ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं, जो कंटिन्यू हम उनको रीट्रेन कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो दूसरी यूनिट में काम कर पाए, क्या इस पे प्रोविजन बनेगा? नहीं बनेगा। तो प्रोविजन कितने पे बनेगा मैम? 1 लाख। मैम 1 लाख नहीं, 1 मिलियन। 1 लाख और 10 लाख में बहुत 9 लाख का फर्क होता है। चलो, एनीवन? TYU3 रेस्ट बाकी किसी को? बाहर आ जाऊंगी तो वापस एग्जाम किट में नहीं जाऊंगी मैं। पक्का सेटल्ड हो? कोई कोई ऐसा क्वेश्चन हमने जो किया हो जो वन गो में नहीं बना हो, तो हमने थ्योरेटिकल का आंसर देख के अपना माइंड इवॉल्व किया हो, ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं थी? हमने तो किए ही नहीं है। कर लिए? ठीक है, चलो कौन सा? TYU3। टैक्सेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, मतलब आप कोई दूसरा आईएएस पढ़ो नहीं पढ़ो, टैक्सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस है। ये आपको यहाँ पे भी प्लस फर्दर एसबीआर में भी बहुत काम आएगा। प्लस आप, क्योंकि दूसरी चीजें किसी बिजनेस में हो ना हो, इनकम टैक्स इज कंपल्सरी फॉर एवरी बिजनेस, एवरी एंटिटी, एवरी कंपनी और एवरी वन। सो आप इन फ्यूचर भी जब प्रैक्टिस करोगे या किसी भी कंपनीज के साथ एसोसिएट होगे, तो आपको टैक्सेशन का कंपोनेंट तो मिलेगा ही। हो सकता है किसी के पास रिवैल्यूएशन वाला कंपोनेंट ना हो, लीज वाला कंपोनेंट ना हो, फाइनेंशियल एसेट्स वाली चीजें ना हो, बट टैक्सेशन तो होगी। इवन दो हमारे पापा जो छोटा सा बिजनेस लेके बैठे हैं, जो छोटा सा पीएनएल बनाते हैं, पर उसमें भी टैक्सेशन का कंपोनेंट तो होगा ही, लीज नहीं होगी।
फाइनेंशियल एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं होगी, बोरिंग कॉस्ट नहीं होगी, कोई ऐसी बड़ी एसेट्स नहीं होगी, पर टैक्सेशन होगा। सो ये आपके फ्यूचर के लिए भी, प्लस इवन आप स्किल लेवल के बाद जब जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे तो आपको जो मेजर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो इन्वेजिलेटर टेस्ट करते हैं या फिर पूछते हैं, वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, कब बनाओगे, टैक्सेशन क्या होगा, क्योंकि मेनली काम कंपनीज में तो ये तो कॉमन कॉमन सेंस की बात है और ये आएगा ही। अंडर ओ प्रोविजन भी हो सकता है, डीटीए डीटीएल क्रिएट करना आएगा ही, बिकॉज इनकम टैक्स अलग चलता है, अकाउंटिंग अलग चलती है। बट ना इंडिया में तो ऐसा सिस्टम हो चुका है, वही रेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं जो हमको इनकम टैक्स में दे रखी होती, दिमाग ही नहीं लगाते। अकाउंट में नहीं भी दे रखी होगी तो जब कोई नई मशीन खरीदता है तो वो इनकम टैक्स से रेट चेक करता है, अच्छा 40% लगाना तो 40% से डेप्रिसिएशन लगाओ, ताकि मिसमैच ना हो। क्योंकि आज दिखता बहुत छोटा सा मिसमैच है, पर अब मेरी एसेट्स की लाइफ 20 साल है, तो मुझे डीटीएल का बैलेंस कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड करना है? 20 सालों तक। 20 साल के बाद जीरो होगा, अकाउंटेंट बदल जाएंगे, किसी को इम्पैक्ट देना नहीं आएगा। तो प्रेफरेंस ये होती है कि हम तो जो रेट दे रखी है ना उसी रेट पे कॉपी कर लो अपनी बुक्स में, क्योंकि हमारी अकाउंट्स में तो कोई रेट दे नहीं रखी है। ठीक है, सो आप इसकी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना। IAS 37 का TYU 3। आप प्रोविजन बनाते हो तो मैक्सिमम अमाउंट पे प्रोविजन बनाते हो कि मोस्ट लाइकली पे बनाते हैं? मोस्ट लाइकली। रेवेन्यू, जब आप ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट करते हो, स्टेप नंबर 4, अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस, तो जो अलोकेशन होता है वो कौन सी प्राइस पे अलोकेट? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। वेरी गुड, बच्चे कॉस्ट पे करके आते हैं और भूल जाते हैं, तो हमको ध्यान रखना है ट्रांजैक्शन प्राइस इज सेलिंग प्राइस, तो वो अलोकेट भी किस पे होगी? सेलिंग प्राइस पे, तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। एम आई क्लियर? TYU 3 है क्या कोई TYU 3? ये वाला? ओके, आपने इस क्वेश्चन को बहुत आराम से रीड किया? Some of the products sold by Randall are sold within a warranty enabling customer to return faulty goods within 2 years of purchase. मतलब 2 साल में आपके कोई भी फॉल्टी गुड्स होंगे तो आप मेरे पास आ सकते हो, मैं आपको या तो रिपेयर करके दूंगा, उसको सही कर पाऊंगा तो मैं कुछ कॉस्ट इनकर्ड करके रिपेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं आपका वॉट एवर द अमाउंट आई एम रिसीविंग फ्रॉम यू मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। क्लियर? क्लियर? यस मैम। ड्यूरिंग द ईयर सेल्स वैल्यू हमने कितने के गुड्स बेच दिए? मैंने 3 लाख के गुड्स बेचे। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज एंटिसिपेटेड दैट 20% ऑफ दिस गुड्स विल बी रिटर्न्ड अंडर द टर्म्स ऑफ द वारंटी। इट्स मींस टोटल गुड्स आउट ऑफ $300,000 20% ऑफ द गुड्स है, या तो वो रिपेयर के लिए आएंगे तो रिटर्न आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। सो आई नीड टू क्रिएट अ प्रोविजन। कैन आई से ऑन 60,000 ओनली? 2 लाख का 20%, 3 lakhs का 20%, यस और नो? Of these goods that are returned is expected that, मतलब ये जो 60,000 के goods return आए हैं, it is expected that 5% will be beyond repair। मतलब out of 60,000 जो goods आ रहे हैं उनमें से 5% goods ऐसे हैं जो beyond repair है, मतलब मुझे entire amount उनको देना पड़ेगा। तो कितना आया 60,000 का 5%? 3,000। ठीक है, और रिमेनिंग कितने बचे? मतलब 3,000 तो मुझे पूरा का पूरा पैसा देना है और 50,000 के ऐसे गुड्स है जिनको मैं रिपेयर कर सकती हूँ। ठीक है, रेंडल विल नीड टू रिफंड द, ठीक है, द रिमेनिंग 90% ऑफ रिटर्न गुड्स विल बी एबल टू बी रिपेयर्ड। आप 57,000 के गुड्स को रिपेयर कर सकते हो। ऑन एन एवरेज 30 विल कॉस्ट रेंडल 30% ऑफ द सेल्स प्राइस। मतलब रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी लगेगी? 30%। कैन आई से 57,000 का 30% लगेगा, कितना हुआ? 17,100। कैन आई से मुझे इस साल का प्रोविजन बनाना है कितना? मतलब मुझे इस साल का टोटल प्रोविजन कितना बनाना है? यहां तक सेटल्ड है? यस मैम। मैम 20,100 का प्रोविजन बनाना है। सम ऑफ द गुड्स हैव बीन सोल्ड दिस ईयर हैव ऑलरेडी बीन रिटर्न। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ईयर एंड तक कोई आया ही नहीं, मैं गुड्स बेचती गई तो विद इन द ईयर कुछ लोग आ गए। ठीक है, आने के बाद उस पे
मेरा खर्चा लग गया 5,000 का, इट मीन्स मुझे प्रोविजन में 2100 का, बट आउट ऑफ 2100 5,000 तो इसी साल पीएनएल में खर्चा बुक हो गए, तो मुझे प्रोविजन कितने का बनाना पड़ेगा, कितना, कैन आई से मुझे इस साल का प्रोविजन 15,100, क्योंकि प्रोविजन किस पे बनता है, फ्यूचर की लाइबिलिटी पे, जो लाइबिलिटी हो ही गई है, जिसका काम हो ही गया है, तो क्या उस पर प्रोविजन बनेगा, नहीं, तो कैन आई से इस साल का मेरा प्रोविजन होगा 15,100, क्लियर। एज एन 31 मार्च 2007 हमारा ईयर एंड है 2008, मतलब ये पिछले साल की बात कर रहा है। Randall's financial statement showed a provision of 40,000 in respect of warranty cost. Can I say that balance will become my opening balance for this year? Yes, ma'am. तो मैम वारंटी इज अ लाइबिलिटी, तो बैलेंस क्रेडिट का होगा, तो मैम 14,000 इज माय ओपनिंग बैलेंस, कैन आई से यस मैम। फिर उसने बोला है दिस वाज मेड अप टू 4,000 इन रिलेशन टू द गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2006। आउट ऑफ 14,000 मेरा 4,000 का प्रोविजन वो है जो 2006 का है, तो कैन आई से इसका ब्रेकअप मिल गया, 2006 का 4,000 एंड 2007 का 10,000, और उसका टोटल है 14,000, कैन आई से यस और नो, यस मैम, ठीक है। Sold during the year ended 31st March 2006 and 10,000 in respect of goods sold during 31st March 2007. 14,000 का ब्रेकअप है, 4,000 2006 से रिलेटेड है, 10,000 2007 से रिलेटेड है। The warranty in respect of items sold during the year 31st March 2006 has expired. 2 साल की अपॉर्चुनिटी थी, अब 2008 में आ गए, तो वो बोल रहा है कि जो आपने 2006 में प्रोविजन बनाया था 4,000 का, वो एक्सपायर्ड हो चुका है, जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली जब बनाया था तो पीएनएल में खर्चा किया था, बुक किया था, अब नहीं चाहिए तो वापस पीएनएल में इनकम बुक कर दोगे, तो कहना ही से मैं यहां से इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगी 4,000, जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 4,000 था, यहाँ 4,000 क्या हो गया, बैलेंस जीरो इसका, यस मैम, ठीक है। फिर उसने बोला ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2008 3,000 ऑफ कॉस्ट बिंग इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी क्लेम्स इन रिलेशन टू द गुड सोल्ड, मतलब जो 10,000 का प्रोविजन बनाया था वो कितना एडजस्ट हो चुका है, 3,000 का, कहना इसे कैश के अगेंस्ट में एडजस्ट हुआ होगा, वो आपने पैसा दिया होगा ना रिपेयर करने का, तो हम एक लाइबिलिटी पीएनएल में खर्चा डालते, पर आपने पीएनएल में ऑलरेडी खर्चा डाल दिया था 10,000 का, तो इस 10,000 के अगेंस्ट में एडजस्ट किया, यस और नो। इस साल कितना क्रिएट किया, 15,100, ठीक है। तो कैन आई से क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो 2007 का 7,000 का बैलेंस है, और 2008 का 15,100 का बैलेंस है, आप टोटल लगाओगे तो आपको मैच हो जाए, हाँ, आप टोटल लगाओगे तो आपको दोनों का बैलेंस मैच होगा, बोलो, किसी को डाउट, राधिका कि नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, नैना आपने भी कुछ भेजा था ना कि आपको कुछ चीज पूछ लिया था, अल्फेज आपका डाउट्स क्लियर हुआ क्या, इन्वायरमेंटल प्रोविजन समझ में आया, हमेशा डिसमेंटलिंग प्रोविजन या इन्वायरमेंटल प्रोविजन जो भी क्रिएट करते हैं वो एसिड की वैल्यू में ऐड कर देते हैं, ताकि वो रिस्पेक्टिव जो भी ईयर्स हैं उसमें पीएनएल में खर्चा बुक हो जाए, तो ना तो ये फर्स्ट ईयर का खर्चा है ना तो ईयर एंड का खर्चा है, उसको 5 सालों में डालने के लिए हम एसिड्स की वैल्यू में ऐड करते हैं और उसकी ओवर द यूजफुल लाइफ उसको डेप्रिशिएट करते हैं, तो 5 साल में वो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में पीएनएल में खर्चा चला जाता है, ठीक है। और किसी यस, कौन सा क्लेम, ये 15,100, आपने इस साल कितना क्रिएट किया, 15,100, तो जब आप क्रिएट करते हो पीएनएल में खर्चा करते हो तो पीएनएल डेबिट, और क्रेडिट क्या करते हो, वारंटी, तो मैम क्रेडिट कर दिया वारंटी 15,100। 7,000 कैसे, देखो ये 4,000 तो 4,000 खत्म कर दिया, जो ये 10,000 का था 2007 में, उसने बोला है कि 3,000 तो एडजस्ट हो गया, ये लिखा ना 3,000 का खर्चा कर लिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, तो उसका रिमेनिंग 7,000, और जो क्रिएट किया उसका 15,100 आया। यस पीपल, किसी को कोई डाउट किसी भी टॉपिक में, आई यस, उसमें तो केस भी है, उसमें तो 90% है, तो फिर तो वर्चुअल सर्टेन वर्चुअल होगा ना, 95% के ऊपर वर्चुअल सर्टेनिटी आती है, 95, देखो कैसा होता है 90% में भी बहुत डिलेमा वाली सिचुएशन होती है, बट जब 95 बियॉन्ड जाता है तो जैसे हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको मिलेगा ही, कंफर्म होता है,
हम बोलते नहीं बोलते यार 95% मतलब वो अपने को पता है श्योरिटी है बट फिर भी हम कंफर्म नहीं बताते, बट 90% में भी डिलेमा ही चलता है। तो वर्चुअल सर्टेनिटी इज ऑलवेज बियॉन्ड 95%, प्रोबेबल इज 50%, बियॉन्ड मोर देन 50% बट लेस देन 95, और उधर मोर देन 5% लेस देन 50%, विच इज कॉल्ड पॉसिबल, लीस्ट लाइकली कॉमन सेंस में बोले तो। क्लियर एवरीवन? किसी को डाउट? डन। आईएएस 37, आईएएस 10 आप लोगों के 2-3 दिन से डाउट्स एंटरटेन नहीं किए थे, तो अब सेटल्ड है सब, शांति मिल गई कि मैम डाउट्स कर लेती है सॉल्व। कैसा लग रहा था कि मैम को ही नहीं आते इसलिए हमारे भी डाउट एंटरटेन नहीं कर रही। फ्रैंकली बताओ ना, रीजन ऑफ डिलेइंग इज दैट ओनली कि मेरे को लगा था मुझे नहीं आएंगे थ्योरेटिकल, पर इतने आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे नहीं। नहीं तो मैं लिटरली बता रही हूँ, फॉर मी इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट टू ग्रैब एट वन गो, तो आपके लिए तो और डिफिकल्ट है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना चीजों को ग्रैप करोगे, उनकी वर्डिंग्स को समझोगे। जैसे उसने 80% दिया, बच्चे मैंने कहा ना प्रोविजन का 80% कर देते हैं, तो वो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था ना, तब मैंने भी उसका 80% ही किया था, ठीक है। बट फिर जब क्वेश्चन को वाइजली पढ़ा तो समझ में आ रहा था नहीं यार ये तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सो इट्स मीन 2-3-4 लगेगा, बट हम धीरे धीरे करने लगेंगे क्वेश्चन। एम आई क्लियर? यस मैम। और किसी चैप्टर के किसी क्वेश्चन में डाउट, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट? ईपीएस में? यस सर। टैक्सेशन में क्या? हाँ तो वो तो मुझे समझ में आ ही गया है कि ऑब्वियसली आपने टैक्सेशन बोला है तो आपको डाउट ही होगा। बोलो। 112। मैं क्यों खोलूं एग्जाम किट? मैंने अभी ही बोला था किसी और चैप्टर्स का भी डाउट हो तो पूछ लो। बोला था कि नहीं बोला था कि सो गए थे अपन? मैम क्वेश्चन में मगन हो गए थे। 100 एंड ये वाला, इसका मुझे किसी बच्चे ने फोटो भेजा था शायद इस क्वेश्चन का, यही है। चलो किस किसने किया ये क्वेश्चन? हाँ किया तो था, बना था। आप लोग आंसर्स चेक करते हो कि नहीं? मैंने आपको सॉल्यूशन देखने को मना किया, आंसर्स देखना। मालूम पड़ा गलत भी कर रहे हैं पर कॉन्फिडेंट है कि हम तो सही कर रहे होंगे, ऐसा नहीं मत करना। राधिका अपन ने किया कि नहीं किया क्वेश्चन? क्या? तो दूसरा किया है? चैप्टर ही नहीं पढ़ा टैक्सेशन, है ना? किया? बना क्वेश्चन? प्रफुल? मैम चैप्टर ही नहीं पढ़ा, पढ़ा है बट हमको ऊपर गया था, हमने बताया था आपको ऐसा। हाँ इसमें डाउट था, आपको बताया था टैक्सेशन प्रोविजन का है यस मैंने नहीं। क्यों? मुहूर्त का वेट? आज गणेश चतुर्थी आई है, पंडित जी निकालेंगे कब टैक्सेशन का मुहूर्त आएगा। धीरज? हो गया था। पार्थ? पढ़ा ही नहीं। कंप्लीट। हम तो मैम यहाँ तो डाउट ही है सर। कंप्लीट। अल्फेज? चल। होमलेस हैज द फॉलोइंग बैलेंसेस इंक्लूड्स ऑन अ ट्रायल बैलेंस ऑन 30 जून 2004। आपके ट्रायल बैलेंसेस में ये बैलेंसेस इंक्लूड है। टैक्सेशन में 7,000 का क्रेडिट बैलेंस है, इट रिप्रेजेंट ओवर प्रोविजन। मैम इफ इट इज ओवर मतलब पिछले साल ज्यादा बना लिया था, इस साल क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो मैम 7,000 लेस हो जाएगा। यस और नो? deferred taxation 16,000 credit balance, can I say this is DTL का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। यही अगर डेबिट बैलेंस होता तो मैम बोलते DTA का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। यस और नो? द टैक्सेशन बैलेंस रिलेट्स टू ओवर प्रोविजन। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी उसने दे दिया, नहीं तो वो क्या देता? दिस बैलेंस रिप्रेजेंट अंडर एंड ओवर प्रोविजन, पर हमारी किस्मत अच्छी थी इसने दे दिया, ठीक है। एट 30 जून 2004 director estimate that provision necessary for taxations on the current year profit is 12,000. Can I say उसने बता दिया कि मेरे करंट ईयर का प्रोविजन कितने का बनना चाहिए? 12,000 का। So can I say current year provision is 12,000 लेस क्या करेंगे? ओवर प्रोविजन 7,000। क्या डीटीए डीटीएल का क्लियर है? नहीं, आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा।
The balance on the deferred tax accounts need to be increased to 23,000. उसने ये नहीं बनाया कि इतना बनेगा क्लोजिंग बैलेंस, उसने क्या बोला है, नीड टू बी इंक्रीज्ड टू 23,000। मतलब आपका जो बैलेंस है, आपका बैलेंस कितना था 60,000, उसको जरूरी है इंक्रीज करना कहां तक, 23,000 तक। मतलब क्लोजिंग बैलेंस 23 चाहिए, ओपनिंग 16,000 है, यस और नो। ठीक है, तो मैम यहां लिखा 16,000 और यहां लिखा 23,000। क्लियर, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। क्या उसने बोला इस साल इतना क्रिएट करना है, नहीं, उसने बताया क्लोजिंग 23,000 चाहिए, विच इंक्लूड्स इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन वैल्यूएशन बिलो। अगर नहीं होता तो क्या हम ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, यस। याद है मैंने हर जगह आपको टोटल टेम्पररी डिफरेंस निकालने को बोला था, विच इनकॉर्पोरेट्स टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन प्लस रीवैल्यूएशन गेन का भी टेम्पररी डिफरेंस लोगे और दोनों को ऐड करके करोगे। उसने यहाँ पे बोल दिया है कि इट इंक्लूड्स द इम्पैक्ट ऑफ बोथ। अगर नहीं होता तो अपन क्या करते, ऐड करके यहाँ पे बैलेंस लिखते। क्लियर हुआ ये चीज, यस और नो? ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर होमलेस रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गेन कितने का हुआ, 10,000 का गेन है, मतलब दैट टेम्पररी डिफरेंस, और टेम्पररी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, कहना इसे डीटीएल का बैलेंस आ जाएगा कितना, 3,000। और कहना से ये 3,000 कहां से जाएगा, ओसीआई से कि पीएनएल से, ओसीआई से। अब पीएनएल का बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, कितना आया 4,000। कहना से एसओपीएल में यहां पे करेंगे ऐड डीटीएल, कितना कितना आया 9,000 का, तो ये आया। और यहाँ पे ओसीआई लिखेंगे जिसमें रीवैल्यूएशन गेन होगा 10,000, डेफर्ड टैक्स बनेगा 3,000 और क्लोजिंग बैलेंस आएगा 7,000। किसी को डाउट इस पे? नहीं। अगर मैं पूछती हूँ बैलेंस शीट में करंट ईयर करंट लाइबिलिटी में इनकम टैक्स प्रोविजन कितना, तो कितना, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में करंट ईयर का इनकम टैक्स प्रोविजन किस वैल्यू पे जाएगा, हाँ किस पे जाएगा, 12,000। मैम आपने क्लियरली बताया था इनकम टैक्स के हिसाब से 12,000 आ रहा है ना, तो हम तो 12,000 ही पे करेंगे ना, ये तो हमारे एडजस्टमेंट्स है बुकिश। तो हमारी बुक्स में करंट लाइबिलिटी में इनकम टैक्स कितना आएगा। और मैं आपसे पूछूं रिवैल्यूएशन सरप्लस में इक्विटी का बैलेंस कितना आएगा, 7,000। ठीक है, और मैं पूछूं डिफर्ड लाइबिलिटी का बैलेंस कितना आएगा, तो 23,000। एग्जामिनर विल आस्क एनीथिंग, वो यहाँ पे दो तीनों कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि आप पता है ये पूरा दे देंगे, और पूछेंगे सिर्फ इतना सा कि बैलेंस शीट में बताओ करंट लाइबिलिटी में करंट ईयर का प्रोविजन कितना। अपन ने पूरी कैलकुलेशन की और पूछा क्या आंसर। बच्चे गलत करते हैं, बच्चे 9,000 बता देते हैं। अभी जब आप आया होगा ना तो कुछ बच्चों ने 9,000 भी बोला होगा या दिमाग में सोच लिया होगा 9,000 तो जाएगा ही। तो हमेशा ध्यान रखना है कितना जाएगा, 12,000। पीएनएल में करंट ईयर के प्रोविजन में आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो सिर्फ पीएनएल तक सीमित रहेंगे। बैलेंस शीट में तो जितने का प्रोविजन बोला उतने का ही क्रिएट करेंगे, यस और नो। ठीक है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है रीवैल्यूएशन गेन हमको जो टेम्पररी डिफरेंस निकालना होता है वो टोटल टेम्पररी डिफरेंस होता है विच इनकॉर्पोरेट डिफरेंस ऑफ डेप्रिसिएशन प्लस विच इनकॉर्पोरेट द रीवैल्यूएशन गेन डिफरेंस, मतलब कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टैक्स बेस। एम आई क्लियर? एक समझ लेना कि कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इज ग्रेटर देन टैक्स बेस डीटीएल क्रिएट करता है, तो चारों अपने आप समझ में आ जाएगा, उल्टा उल्टा करके देख लोगे तो। एम आई क्लियर? नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन कर रखा है। रीवैल्यूएशन गेन पे हमेशा डीटीएल का प्रोविजन या रीवैल्यूएशन गेन पे तो डीटीएल ही बनेगा, कभी डीटीए बन ही नहीं सकता। तो रीवैल्यूएशन गेन पे डीटीएल का प्रोविजन बनेगा ही। ठीक है, इरिस्पेक्टिव मैं उसको बेचना चाहती हूं या नहीं चाहती हूं, आपको एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर? बोलो और कोई क्वेश्चन। 122 कहाँ चले गए थे जब मैं पूछ रही थी? मैंने थोड़ी बोला था कि मैं पर्टिकुलर इन्हीं चैप्टर्स के डाउट्स रिजॉल्व करूंगी। मेरा इंटेंशन क्या है, आप बस पढ़ो। कैश फ्लो एक दिन में भी किया जा सकता है, कैश फ्लो बहुत इजी है, हमने 11-12 में पढ़ रखा, हमको बहुत कम टाइम लगेगा कैश फ्लो करने में। पर ये क्वेश्चन अब जैसे आज डाउट रिजॉल्व नहीं करती तो क्या होता, ये डाउट परसिस्टेंट होते हैं, हम आगे पढ़ लेते, नए चैप्टर्स के डाउट आते, ये डाउट्स रह ही जाते, और ये बताए कब खुलते, जब हम वापस एग्जाम किट सॉल्व करेंगे।
लास्ट में अब से एक पैटर्न फॉलो करना। कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब क्या, अब हमारा स्टेट हो गया है कि हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट है। अब आपके पास टाइम मिलेगा रिविजन्स करने का, क्योंकि नया तो सिर्फ कंसोलिडेशन सीखोगे, रोज तो नए एडजस्टमेंट आएंगे नहीं। कंसोलिडेशन में क्या होगा, प्रैक्टिस। आप फिर प्रीवियस स्टार्ट करोगे तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन वन गो में हो जाए तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो क्वेश्चन वन गो में हो जाएंगे। बट जो क्वेश्चंस वन गो में नहीं बन रहे हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, उनको टिक करना पड़ेगा, ताकि जब हम वापस रिवीजन करें तो हमको ये पता है कि ये क्वेश्चन एक बार में नहीं बना था, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के वो वाला क्वेश्चन करे ना करे जो एक बार में हो गया था, पर वो क्वेश्चंस डेफिनेटली करे जो हमसे एक बार में नहीं बने। पर जब आप वापस करोगे तो हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाए वापस। तो आपको 2-3 तरह के मार्कर्स लेके चलना है, ताकि एग्जाम टाइम में आप कितने 500 से 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्या एग्जाम्स के एक दिन पहले आपके पास इतना टाइम बचता है कि आप सारे क्वेश्चंस रिविजिट कर लो? नहीं। बट क्या आप चाहते हो कि जो क्वेश्चंस मुझसे बने ही नहीं एक बार में, मुझे वो पता हो, तो एटलीस्ट उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूं? तो उसके लिए आपको LDRs क्रिएट करने हैं, विच इज कॉल्ड लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। ये पढ़ने का पैटर्न होता है, ठीक है? समझ में आया? अब जैसे आप रिवीजन कर रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको कुछ मिस्टेक्स दिखेगी। क्या ये मेरी कॉमन मिस्टेक हो रही है? मतलब मैं डेट्स का याद नहीं रख रहा हूँ, या अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट को नहीं ऐड कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के पीछे एक पेज पे या टू डू लिस्ट नोट्स पे अपनी वो मिस्टेक्स लिख लो। तो जब आप उस चैप्टर को वापस रिविजिट करोगे और उन मिस्टेक्स को पढ़ लोगे, मैं यहाँ पे बैठ के गारंटी लेती हूँ वो मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपने क्वेश्चन पढ़ने करने से पहले ही वो मिस्टेक्स पढ़ ली, तो क्या वो मिस्टेक्स होंगी? मतलब हर बार क्वेश्चन सॉल्व करो, हर बार फिगर आउट करो क्या मिस्टेक्स हो रही है। बेटर है जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स होती जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, उन मिस्टेक्स को लिखते जाओ। तो लिखने से फायदा ये होगा कि वो मिस्टेक रिविजिट नहीं होगी। एम आई क्लियर? ये भी एक पढ़ने का पैटर्न होता है। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे आप फॉलो करो, पर कोशिश करके LDR स्टिक करो, ताकि एग्जाम्स टाइम में, अभी तो क्या हम एक ही बुक कर रहे हैं, आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना तो आपको लगेगा मैम BPP किट भी कर ले क्या सॉल्व, मैम एग्जाम का पोर्टल भी सॉल्व कर ले क्या। तो आप जितने क्वेश्चंस, मतलब पोर्टल पे 400 से 500 क्वेश्चंस है, आप BPP का एग्जाम किट लगाओगे तो उसमें भी जितना ये एग्जाम किट में क्वेश्चंस है, तो सेम एग्जाम किट BPP में भी है। तो आप बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एक ही एग्जाम किट कितनी बार सॉल्व करोगे ना। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आप कितने क्वेश्चंस याद रखोगे कि ये गलत था या ये नहीं था, टिक कर दोगे तो वो हमेशा याद रहेगा कि ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही है। तो 2-3 तरह के मार्कर्स रखना जिसपे आप टिक कर पाओ। मैम हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप आपकी कॉपी में क्वेश्चंस नंबर लिख लो, एक सीक्वेंस बनेगी। तो ये LDRs हो गए कि ये प्रैक्टिस करना है। जब दूसरी बार रिविजन करोगे, जब वापस एग्जाम किट सॉल्व करोगे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे तो वो वापस मत लिखना। तो आपके पास LDRs प्रिपेयर हो जाएंगे। क्लियर? यस, क्वेश्चन नंबर 122। ये ऑन 1 अक्टूबर 2003 किस किसने किया ये EPS के क्वेश्चंस? क्यों, मैंने मना किया था क्या? बाहर था मैं। आप कहीं घूमने गए थे ना शायद, मनाली? नहीं, पंचमढ़ी। वो आपके फ्रेंड ने ग्रुप में मैसेज किया था। ग्रुप में मैसेज मतलब जब हम क्लास ले रहे थे ना, तो उसने उसमें मैसेज किया था कि मैम वो तो घूमने गया है, पंचगनी गए थे शायद। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी है कि पंचगनी है? मणि। थैंक यू यार सर। 1 October 2003, Hoy had 2.5 million of equity shares of 50 cent each in issue. 2 million of equity shares of 50 cent each in issue. कितने नंबर ऑफ शेयर्स हुए? मैडम उसने इक्विटी शेयर्स ही दे रखे हैं, क्या कर रहे हो सब? उसने शेयर कैपिटल बोली है क्या? शेयर कैपिटल ऑफ 2.5 मिलियन ऑफ 50 सेंट ईच इन इशू। उसने क्या दे रखा है? 2.5 मिलियन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 सेंट इन ईच। तो कैन आई से 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.50? तो ये मेरी क्या आ जाएगी? शेयर कैपिटल। उसने शेयर्स निकालने को बोला है कि शेयर्स दे रखे हैं, तो अपन सब क्या कर रहे थे? शेयर शेयर कैपिटल निकाल के बताना चाह रहे थे।
अगर वो बोलता कि 2500 की शेयर कैपिटल है, 2500 की शेयर कैपिटल है और पर शेयर 0.5 मतलब 50 सेंट है, तो पहले इसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हुआ डॉलर में, $0.5। अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे तो क्या होगा, 2500 डिवाइडेड बाय 0.50, क्योंकि ये शेयर कैपिटल दे रखी है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर्स। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. No new shares were issued during the year ended 30th September 2004. But on that date, there was an outstanding share option to purchase 2 million equity shares at 1.2 each. ये है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन मतलब डाइल्यूटेड ईपीएस। इट मींस दैट आज वो शेयर्स कन्वर्ट नहीं हुए हैं, बट कंपनी के फ्यूचर में कमिटमेंट है कि कंपनी कितने शेयर्स देगी, 2 मिलियन इक्विटी शेयर्स। और कितने रुपए में, तो कितने रुपए आए, 2400। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें जो पैसा आएगा शेयर कैपिटल का कितना और शेयर प्रीमियम का कितना, तो कितना, अच्छा मैम हमने 1.2 में बेचा है, पर हमारी इशू प्राइस क्या रहती है, 0.5। तो मैम 0.5 इज अ शेयर कैपिटल, एंड जो भी एक्सेस अमाउंट मिला है कितना, 0.7 होगा शायद, 0.7 जो मिला है वो शेयर प्रीमियम का रहेगा। यस और नो, 2400 शेयर कैपिटल ले लो आपके हिसाब से। तो मतलब सामने वाले ने मुझे कितने रुपए दिए, 2400 टोटल। ठीक है, एंड द मार्केट प्राइस, अगर मैं मार्केट से 2400 उठाती तो मुझे शेयर्स इशू करके देने पड़ते, तो मेरे शेयर्स कितने में इशू होते हैं, तो मतलब 2400 रुपए के लिए मैं 3 रुपए का शेयर इशू करती तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती हूँ, 800। और मैं कितने शेयर्स दे रही हूँ, मुझे जहां 800 रुपए, 800 शेयर्स का ही पैसा मिला है, उसके अगेंस्ट में मैं कितने शेयर्स इशू कर रही हूँ, तो कैन आई से 1200 शेयर्स मैं फोकट के इशू कर रही हूँ, बोनस शेयर इशू कर रही हूँ। कैन आई से दिस इज माय डाइल्यूटेड नंबर ऑफ शेयर्स। सो मैम बेसिक ईपीएस तो क्या निकलेगा, 15,550,000, ये अर्निंग दे रखी थी, उसमें डिवाइड क्या कर देंगे, 25 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज माय बेसिक ईपीएस। कितना आया मैम, सेंट में निकाले, 60 सेंट, 62 सेंट इज माय बेसिक ईपीएस। बट अगर ये वाले शेयर्स किस में कन्वर्ट हो गए, ये नहीं, बोनस नहीं, अब ये वाले शेयर्स अगर कन्वर्ट हो गए तो शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, यस और नो। क्या अर्निंग पे इंपैक्ट आएगा, नहीं, क्योंकि ना ही इनको आज इंटरेस्ट दे रहे हैं ना ही इनको कोई डिविडेंड दे रहे हैं, तो अर्निंग रिमेन सेम। कितनी अर्निंग, अर्निंग इतनी 2500 नंबर ऑफ शेयर्स है, प्लस ये कन्वर्ट हुए तो कितने शेयर्स बढ़ गए, 1200 बढ़े ना, कितना हुआ, सेंट में, नहीं यार आंसर ही नहीं है 41 सेंट तो। कुछ तो गलत क्या होगा, या फिर 1200 नहीं होगा यहाँ पे, 2 मिलियन इक्विटी शेयर्स थे एट 1.2 ईच, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 2400, एंड 2400 ड्यूरिंग द ईयर 3 पर शेयर, 2400 डिवाइडेड बाय 3 इज 800, तो एक्सेस शेयर तो 1200 ही हुए, तो आंसर तो यही आना चाहिए। सॉरी, खोए हैड $2.5 मिलियन ऑफ इक्विटी शेयर्स, डॉलर मतलब उसने शेयर कैपिटल दे रखी है, आगे डॉलर नहीं देता ना, अगर वो देता 2.5 मिलियन शेयर्स तो हम इक्विटी शेयर्स लेते, इसने क्या दिया, $2.5 मिलियन, तो इसने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बता रखे, उसने क्या बता रखी है, शेयर कैपिटल। तो मैम 2500 डिवाइडेड बाय 0.50, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 5000। क्लियर है ये, तो मैम यहाँ पे भी 5000 करो,
और यहाँ पे भी 5000 करो। क्या? हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस फर्स्ट बेसिक ईपीएस निकालना। मालूम पड़ा बेसिक ईपीएस नहीं निकाला और आंसर 0 होना चाहिए था, और आप बोलोगे नहीं दिस इज माय डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस मतलब ईपीएस कम होना चाहिए। कितनी बार हमने देखा ना ईपीएस बढ़ भी जाता है। यस और नो? कितने हुए ऊपर? इधर 310। यार करो ढंग से, नहीं होगा ये तो। और ऊपर का करो। 25 सेंट आ रहा है ना आपका डाइल्यूटेड ईपीएस में, तो आंसर है बेसिक ईपीएस इतना नहीं आएगा। अ- और यार नीचे 5 मिलियन है, ये 5000 नहीं है। 31 सेंट आएगा। तो मैम बेसिक ईपीएस इज 31 सेंट एंड मेरा ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस इज 25 सेंट, तो कैन आई से इट्स माय डाइल्यूटेड? आया समझ में? और इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है। हाँ, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने दे रखे? नंबर ऑफ ऑप्शंस 2 मिलियन, फेयर वैल्यू कितनी 3 माइनस ऑप्शन प्राइस कितनी 1.2, और आंसर इज 3। करो तो आपको यहाँ पे 1200 मिल जाएंगे। आया आंसर? तो या फॉर्मूला अप्लाई करो, पर फॉर्मूला कितनी हर जगह याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी आप रेशो करोगे तो रेशो में सिर्फ फॉर्मूलाज ही फॉर्मूलाज है। तो बेटर है जहां पे हम कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं वो कॉन्सेप्ट से सीख ले, ना कि फॉर्मूला से। डन। और सिंगल एंटिटी में पहुंच गए? हाँ पूछो पूछो। धन्य भाग है हमारे आप जो हमारे क्लास में पधारे। पूछो। कौन सा? फोर? सारे चैप्टर पढ़ लिए क्या आपने? वेरी गुड वेरी गुड। चल 424। ठीक है मैम, हमने को ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड टैक्स। मैम पूरा तो 424 ही तो बोले आप। पुरानी बुक खोलो रुको। ऐसा लग रहा है कोई जबरदस्ती गाड़ी खींच के लेके जा रहा है। ये वाला क्या? और भी दूसरी एग्जाम किट है आपके पास? और कौन सी एग्जाम किट होगी आपके पास? वाईजेम का क्वेश्चन नहीं है, कौन सा है? नाम क्या है आपकी? क्वेश्चन का नाम क्या है आपके? क्या है? पुराना होगा। आप मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप करो। रोड पैदार। पहली बात तो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के, प्रिंट कंपनी, मीन्स कंपनी, लंदन कंपनी, वर्नॉन कंपनी। क्वेश्चन दिखे तो बताना ये। ओके। The following extract the trial balances has been taken to the following records of Dugan companies and 30 June 2008। मेरे को लगता है इनके यहाँ के नाम कितने अजीब अजीब से होते हैं, आप जितने क्वेश्चंस के नाम पढ़ोगे ऐसा लगेगा वाह। चल, कन्वर्टेबल लोन नोट्स है,
अगर हम बात करें, चलो वन बाय वन सब चीजों की बात करें, हमने कन्वर्टेबल लोन नोट्स 2 जगह पढ़े हैं। आज मैं तरीका बता रही हूँ क्वेश्चंस पढ़ने के। हमने कन्वर्टेबल लोन नोट्स हमारे सिलेबस में 2 जगह पढ़े हैं। कैन आई से फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में स्प्लिट अकाउंटिंग, है ना। और कैन आई से कन्वर्टेबल लोन नोट्स हमने पढ़े हैं मैम ईपीएस में, डाइल्यूटेड ईपीएस में जब कन्वर्ट करने का ऑप्शन होता है तो हमारा ईपीएस डाइल्यूट होने की चांसेस होती हैं, तो हम नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाते हैं। कैन आई से हम जब क्वेश्चन पढ़े तो हमारा माइंड इसी एक्टिवनेस के साथ ऑपरेट होना चाहिए। आप जब पोर्टल पर रजिस्टर्ड करोगे ना, तो वहां तो आपको वर्ड्स दे देते हैं और फिर आपको फिगर आउट करना पड़ता है कहाँ कहाँ पड़ा है। जैसे अगर मैं रिसीवेबल्स की बात करूं, कैन आई से हमने रिसीवेबल्स फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी में पढ़ा है। फैक्टर रिसीवेबल्स फैक्टर्स में पढ़ा है, विथ रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, यस और नो। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैम कॉमन सेंस की बात है। फाइनेंस कॉस्ट मैम इसमें बहुत सारी अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट भी फाइनेंस कॉस्ट में जाती है, नॉर्मल इंटरेस्ट, लीज का इंटरेस्ट सब फाइनेंस कॉस्ट में जाता है, यस और नो। इन्वेस्टमेंट इनकम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रिटेन्ड अर्निंग है। मैम हमको पता है रिटेन अर्निंग इज द प्रॉफिट जिसमें पूरे साल भर का प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है और उसमें से हम डिविडेंड बांटते हैं, यस और नो। हमेशा ध्यान रखना हमारे डिविडेंड किस में से बटता है, रिटेन्ड अर्निंग। और डिविडेंड किस बेसिस पे अलाउड होता है, प्रपोज्ड या पेड, पेड बेसिस पे। प्रपोज करने से गर्लफ्रेंड बन जाती है क्या, नहीं तो हर दूसरी को करे। कोई तो हाँ बोलेगी, पर जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक कमिट नहीं कर सकते कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो पेड बेसिस पे ही होता है जब वो हाँ बोलते, ठीक है। रेवेन्यू है, इक्विटी शेयर कैपिटल्स है, टैक्स है। कुछ अनयूजुअल कोई ऐसा आइटम जो हमने बहुत वियर्ड सुना नहीं। तो हम अगर टैक्स की बात करें तो मैम टैक्स 130 दे रखा है, डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर कुछ नहीं बोल रहा होगा तो कैन आई से इट्स अज्यूमिंग द ओवर प्रोविजन सिचुएशन, यस और नो। यस मैम। अब उसने नोट नंबर 3 पे जंप करने को बोला। The balance relating to the tax in the trial balance relates to the under and over provision from the prior period. तो ये ध्यान रखना, हमको फिगर आउट करना है अंडर है कि ओवर है। ओवर था, क्यों, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था। Tax estimated for the year ended 30 June is 2.1 million. So can I say current year का प्रोविजन 2100 है, यही बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में 2100 रुपए दिखेगा, यस और नो। मैम मिलियंस में, अरे मैं थाउजेंड्स में चलती हूँ, ठीक है। और ओवर प्रोविजन को ऐड करेंगे कि लेस करेंगे, लेस करेंगे। क्यों, पिछले साल ज्यादा बना दिया था, इस साल कम कर देंगे। क्या इसका इंपैक्ट बैलेंस शीट में देंगे, नो। इन एडिशन टू दिस there has been decrease in a taxable temporary difference of 2 million in the year. Can I say there has been decrease in taxable temporary difference of 2 million? मतलब पहले taxable temporary difference ज्यादा था, इस साल क्या हो गया है, कम हो गया है। कितने से, 2 मिलियन से। So can I say, समझो, दुगन पेज टैक्सेस, इट मींस दैट मैम उसने ये नहीं बताया कि इस साल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, इसने ये बताया कि जो पिछले साल का बैलेंस था उससे कितना कम हो गया है। सो कैन आई से दिस इज डिक्रीज इन डीटीएल, यस और नो। तो इसने आपको ये नहीं बताया कि बैलेंस शीट में डीटीएल का बैलेंस कितना आएगा, पर इसने ये जरूर बता दिया कि आपका डीटीएल बैलेंस कम होगा इस साल पीएनएल में, कितने से, 2 मिलियन का 25%, विच इज 500। कैन आई से इस साल पीएनएल में डीटीएल कम होगा कितने से, 500 से, यस और नो। मूवमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैम फिर बैलेंस शीट में क्या अमाउंट जाएगा, अरे उसने नहीं दे रखा, ओपनिंग नहीं दे रखा, क्लोजिंग नहीं दे रखा, क्योंकि इसने बैलेंस शीट पूछी ही नहीं होगी बनाने की। देखो पीएनएल बनाने को बोला, चेंजेस इन इक्विटी बनाने को बोला, पर अर्निंग पर शेयर बनाने को बोला, मतलब इसने बैलेंस शीट पूछी ही नहीं, इसलिए हमको क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया। क्लोजिंग बैलेंस देता तो हमको ये मालूम पड़ता, मूवमेंट हम ओपनिंग और क्लोजिंग से निकालते, पर इसने क्या दिया, इसने डायरेक्ट मूवमेंट बता दिया। तो मैम इस साल पीएनएल में 500 का डीटीएल बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, तो आप डिक्रीज करोगे, क्योंकि इसमें लिखा है ना डिक्रीज इन टैक्सेबल डिफरेंस, मतलब पहले जो टैक्सेबल डिफरेंस ज्यादा आ रहा था इस बार उतने से कम हो गया, कम हो गया मतलब प्रोविजन कम करना पड़ेगा, यस और नो। आया समझ में अभिषेक,
यस मैम। सो मैम 500 का डिटेल पीएनएल में क्या करेंगे? कम करेंगे। जब बनाते हैं तो ऐड करेंगे, कम करेंगे तो लेस करेंगे। यस और नो? आया समझ में? यस। कोई और क्वेश्चन? वेरी गुड। बट फिर भी आपने, मतलब ये मेरे ख्याल से लास्ट लगभग एंडिंग के ही क्वेश्चंस हैं बस, बाकी सारे हो गए इनकम टैक्स के। अभिषेक बाकी होगा। वेरी गुड यार। 427 नाम बोलो आपका, मेरा बहुत अलग होगा। जो लेटेस्ट बुक है ना, उस बुक में क्वेश्चंस कम हो गए हैं, और जो पुरानी बुक है उसमें क्वेश्चंस ज्यादा है। आप क्वेश्चन का नाम बोलो। आपने और ही पुरानी कोई बुक ले रखी है शायद। सेक्शन से आपने 427 बोल रहे हो ना मुझे? आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? अरे भी क्वेश्चन नंबर बोला था ना। 427 मेरे ख्याल से ये होगा। ये है क्या क्वेश्चन? देखो एक बार। आपके पास और 2 साल पुरानी बुक है। चल, जैसे जैसे हमारी बुक्स इवॉल्व होती जा रही है, हमारे सेट ऑफ क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं। वहां आप देखोगे तो 400 के बाद से सेक्शन सी शुरू हो रहा है, यहाँ देखोगे तो 420 के बाद से सेक्शन सी शुरू हो रहा है। ठीक है। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकम टैक्स दे रखा है 140। अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अंडर के ओवर। अरे डेबिट साइड बैलेंस लिखा है, अंडर प्रोविजन है, और अंडर है तो क्या करेंगे? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मैम 1 जनवरी 2005, कैन आई से ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? यस और नो? कौन सा पॉइंटर है? ये मैंने करवाया है अभिषेक, मैंने करवाया है ये। वेरी गुड यार। मैं बेचारी सोचू कि 4 to 7 तक हुआ है, मतलब 4 क्वेश्चन। चलो फिर भी एटलीस्ट आपने कुछ तो किया। विनायक तो वो भी नहीं कर रहा है। सिंगल एंटिटी के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने ये वाले। हाँ, पर मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि सिंगल एंटिटी पढ़ाया ही नहीं, मैं क्यों करूँ आधा अधूरा, है ना? वेरी नाइस थॉट। ठीक है। सो व्हाट यू थिंक? अब 15 मिनट तो कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, हो कुछ समझना हो, चलो, और कुछ समझना हो, क्या समझना है ईपीएस? चलो, और क्या समझना है? कोई स्पेसिफिक टॉपिक कि जो हमको नहीं आया हो समझ में? डेफर्ड टैक्स, डीटीएल, अंडर एंड ओवर प्रोविजन। तो क्या मैं 5 मिनट क्लास पहले छोड़ दूं आपकी? मेरी तो क्लास भी लेट लगी थी आज। कोई बात नहीं मैम, हम माइंड नहीं करते, माफ किया आपको। सक्षम, कोई टॉपिक, कोई चीज जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो? चलो, कैश फ्लो में कितनी एक्टिविटीज होती है? याद है कल मैंने आपको बताया था कि एसओपीएल को भी 4 से 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। ऊपर का कॉलम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है, नीचे का मिडिल कॉलम होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, फिर उससे नीचे होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का, फिर होता है टैक्सेशन का, और फिर होता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का। तो हमेशा ध्यान रखना, मैम हम कैसे फिगर आउट करेंगे? हमको बहुत दिक्कत होती, इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आप 4 में फिगर आउट कर लो,
फाइनेंसिंग का कुछ दिख रहा है तो वो फाइनेंसिंग में चला जाएगा, ऑपरेटिंग का है तो वो ऑपरेटिंग में चला, नहीं इन्वेस्टिंग का होगा तो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। फिर टैक्स का होगा, करंट टैक्स होगा या तो डेफर्ड टैक्स होगा, वो टैक्स में चला जाएगा। डिसकंटिन्यू का डिसकंटिन्यू में, बाकी कुछ भी नहीं, जो भी बचा होगा सब बचा कुचा कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सो मैम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सारे वो खर्चे आते हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारे मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड, प्लस कोई खर्चा आपने किया बट उसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव, अगर कोई खर्चा आप कर रहे हो बट उसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव बिजनेस है या आपका ऑपरेशन है, तो वो भी खर्चा कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मैम मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो, जैसे आप सोचो आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी आप कैश फ्लो में कहाँ क्लासिफाई करते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, क्योंकि एक कंपनी 6 से 10 साल के लिए कोई एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, बट आपको पता है इसका जो डेप्रीसिएशन है आप उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पीएनएल में क्लासिफाई नहीं करते हो, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों करते हो पता है, क्योंकि इसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के कोर एक्टिविटी में काम करना। अगर इसका बिजनेस में काम करने का कोर ऑब्जेक्टिव बिजनेस है तो आप कहाँ डालोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इट मींस दैट आपने ये प्लांट एंड मशीनरी बेची तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो जब भी सेल करते हैं तो हम इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई करते हैं कैश फ्लो में, बट इसका गेन एंड लॉस आप कहाँ शो करोगे, पीएनएल में, ऑपरेटिंग में। क्यों, बिकॉज इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या था, अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या था मशीन खरीदने का, ऑपरेशन। मेरी बात समझ में आई, जैसे तो मैम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, जैसे आपने एसेट्स, आपने फिनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटी का इन्वेस्टमेंट देखा, आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो क्या आपका पर्पस होता है आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटी को चलाने का, नहीं। तो मैम हम एज शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, दो मेथड्स दे रखी है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो जब हम पीएनएल मेथड अप्रोच फॉलो करते हैं तो वो क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगी, एक्सपेंस आउट होगी, मतलब पीएनएल में जाएगी, तो पीएनएल में इसको कहां दिखाओगे, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, कहां दिखाओगे मैम, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या इस जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे होने वाले खर्चे का कोर ऑब्जेक्टिव बिजनेस चलाना है, नहीं है, तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस कहां जाते हैं, इन्वेस्टिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्लासिफाई होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपको उसका कोर ऑब्जेक्टिव देखना है, अगर उसका कोर ऑब्जेक्टिव आपका बिजनेस चलाने का है तो उसके सारे खर्चे कहां जाएंगे, ऑपरेटिंग में, बाकी सब पीएनएल में, ठीक है, बाकी सब जाएंगे तो सब पीएनएल में ही, पर पीएनएल के कौन से हेड में जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची, गेन एंड लॉस हुआ, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो करेंगे। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे लिखा तो गेन एंड लॉस हुआ, तो कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। अब जैसे हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड्स पढ़ी थी, अमोर्टाइज कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। बाय डिफॉल्ट पीएनएल होती है, बट हमने कौन सी पढ़ी थी, अमोर्टाइज कॉस्ट पढ़ी थी, बट पीएनएल होगा तो पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो वो कहां जाएगी, पीएनएल में। तो पीएनएल में आप उस कॉस्ट को कहां शो करोगे, फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटीज में। समझ में आया, तो आपको पीएनएल में जब भी आइटम डालना है, उसका गेन लॉस, उसका एक्सपेंसेस, खर्चा, इनकम, तो आप क्या देखोगे कि उस एक्टिविटी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर कोर ऑब्जेक्टिव बिजनेस चलाना है तो वो चाहे आपकी आपके आपके कैश फ्लो में वो इन्वेस्टिंग में क्लासिफाई हो रही हो, फाइनेंसिंग में क्लासिफाई हो रही हो, आप कहाँ यूज करोगे उसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। एम आई क्लियर एवरीवन, तो हम पीएनएल को नीचे से सारे क्लासिफाई कर लोगे ना, तो सब बचा कुछ आइटम कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग। ठीक है मैम, बहुत डिफिकल्ट है क्या, नहीं डिफिकल्ट है, इन्होंने आईएफआरएस 18 तो बना दिया पर क्वेश्चन अमेंड करना भूल गए, तो क्वेश्चन वही पुराने जैसे हैं। और सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है, आप जब कंसोलिडेशन करोगे या कैश फ्लो करोगे वो पीएनएल देंगे, तो आपको पीएनएल में दिख ही रहा है कहाँ डाल रहे हैं, आपको भी तो वही डालना है, बस क्लियर। अब हम कल कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तीनों एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन फॉर्मेट सीखेंगे, तो आपको फॉर कैश फ्लो लेजर बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब पूरा कैश फ्लो, पूरा का पूरा कैश फ्लो पता है किस पे बेस्ड है,
सिर्फ लेजर पे। आपको लेजर बनाना आ गया कि ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, क्लोजिंग आता है, इस साल परचेज किया है तो इधर आएगा, इस साल बेचा है तो इधर आएगा, अगर ये आपको बनाना आ गया तो आपके लिए बहुत इजी होगा कैश फ्लो समझना। तो लेजर की भी प्रैक्टिस करके आना। एम आई क्लियर? सो कल अब आपके कोई डाउट्स बच रहे हैं क्या किसी भी चैप्टर के, किसी भी टॉपिक के, क्वेश्चन अनसॉल्व रह गए हो, कुछ भी रह गए हो तो आप बाद में पूछना। पर अब कल हम कैश फ्लो करेंगे, 2 दिन में कैश फ्लो वाइंड अप करेंगे, 2 से 3 दिन में, देन हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे। डन? ओके।